आपका बचपन कैसा था, घर का माहौल कैसा था, बचपन कैसा गुजरा, लाइफ की यादें, बचपन की यादें? पहली बात तो यह है इमरान, थैंक यू वेरी मच, आपने ज़हमत की। बचपन बुनियादी तौर पे गरीब घर के बच्चे का हो या बहुत एफ्लुएंट घराने के बच्चे का हो, बचपन बचपन ही होता है, उसका एक अपना। मेरा बचपन स्लाइटली अनयूजुअल इसलिए है कि मुझे मियाँ चन्नू, अब आपने शायद देखा भी ना हो, उस वक्त तो बिल्कुल ही कस्बा था, एक बेहतर तरबियत के लिए आई वाज सेंट टू माय ग्रैंडफादर। वो एक किताब भी है वहाँ, जो उनका पहला कॉलेज था, उसके जो प्रिंसिपल थे आसी साहब, उनके हवाले से मेरे दादा का जिक्र है उनमें। किताब आसी साहब पे है, जो पहले प्रिंसिपल थे मियाँ चन्नू के कॉलेज के। उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि वो शेक्सपियर के हाफिज़ थे। सो विद दिस आइडिया आई वाज सेंट टू माय ग्रैंडफादर। तो वो 1.5 साल में अंदाज़ा हो गया कि यहाँ की स्कूलिंग का मयार वो नहीं है, चूँकि वहाँ तो कोई इंग्लिश मीडियम या इस तरह हाई प्रोफाइल स्कूल वहाँ थे नहीं, एक सरकारी स्कूल था। तो 1.5 साल मेरा ख्याल है कोई के लगभग वापस मुझे मेरे दादा ने भेज दिया। अच्छा, अब आप बचपन की बात कर रहे हैं तो फॉर्चुनेटली मुझे एक बहुत ही पढ़ा लिखा, एक्सट्रीमली पढ़ा लिखा ख़ानदान, ये आदमी का अपना फैसला तो नहीं होता, अल्लाह का करम ही होता है। दादा का मैंने बताया कि ये उनका, अच्छा मैं एक अजीब व गरीब बात, मैंने पूरी ज़िंदगी में ना कोई ऐसा बंदा देखा है अपने दादा जैसा, ना सुना है। उनका कमरा था, जितने आप ये समझ लो कि ये एक हॉल टाइप एक कमरा, उसमें उनका बेड, एक छोटी 6 चेयर्स की डाइनिंग टेबल और इर्द गिर्द 3 तरफ किताबें, एक तरफ कपड़ों की अलमारियाँ। और आपने इंडियन मूवीज़ में देखा होगा कि मुंशी नहीं बैठ के काम करते हुए एक अजीब सा डेस्क होता है ज़मीन पे, तो एक कालीन का टुकड़ा जिस इस साइज़ का होगा जिस पे आप बैठे हैं, उस पे वो पूरी ज़िंदगी उन्होंने मेज़ कुर्सी इस्तेमाल नहीं की खाने और पढ़ने के लिए। उनकी लॉजिक ये थी कि ये रिस्क और इल्म की तौहीन है। पढ़ने का काम वो बैठ के करते थे और खाना भी वहीं खाते थे। कोई मेहमान अगर आ गया तो वो डाइनिंग टेबल जो कमरे में, घर की डाइनिंग टेबल का नहीं ताल्लुक, कोई कमरा ही था उनका टोटल। और उनका तरीक़ाकार ये था कि सेन था बहुत बड़ा, एक स्लीपर उनका होता था जोड़ा, जो कमरे के अंदर वो इस्तेमाल करते थे। एक था जो सेन में, वो कमरे के बाहर पड़ा होता था कि अगर सेन में उन्होंने वॉक करनी है, शाम को खाना खाने के बाद चलना है, चहलकदमी कहते हैं, तो वो जोड़ा। अच्छा, अक्रॉस दैट वो सेन के दूसरी तरफ अटैच बाथ नहीं था उस ज़माने में, मेरा ख्याल है कम ही होते होंगे, उस घर में नहीं था, मियाँ चन्नू वाले हमारे घर में। वो सहन के पार बाथरूम था, उसके बाहर भी एक स्लीपर पड़ा होता था। तो कैन यू इमेजिन? अच्छा, आपने देखा, आप पहले भी आए हो, ये पूरे का पूरा मैं मैनेज करता हूँ, 1 या 2 अटेंडेंट्स के साथ, दैट इज़ ऑल। तो मेरा ख्याल है कि सुगड़ से सुगड़ औरत भी एक इतना बड़ा यूनिट जो है वो मेंटेन। अच्छा, इस तरह का। अगेन माई फादर वॉज ऑल्सो, मेरे पास उनकी किताबें पढ़ी हैं। मैं आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ 8th क्लास जब उन्होंने मुझे उनका, खैर ही वॉज वन ऑफ माई फादर्स हीरोज़, मुस्तफ़ा कमाल, ये अतातुर्क, ये उनके, तो उन्होंने मुझे ग्रे वुल्फ एक किताब थी। अच्छा, फिर उनकी आदत थी कि उर्दू अंग्रेज़ी अखबार वो लेट के मुझसे सुना करते थे। अब 6ठी 7वीं 8वीं की उम्र में अगर आपके साथ ये सलूक शुरू हो जाए तो यू कैन वेल इमेजिन के बंदे की सूरत हाल क्या बनती होगी। फिर वो हमें, मुझे और बहन भाइयों समेत, वो महीने 1.5-2 महीने के बाद वो मूवी दिखाने के लिए, हालांकि वो ज़माना था कि फिल्म भी नहीं ना कोई इतनी एक्सेप्टेबल नहीं थी, तो वो हमें मूवीज़, स्पेशली इंग्लिश मूवीज़, ये हर्कुलिस वगैरह और वाइकिंग, अभी रिसेंटली डेथ हुई है कर्क डगलस, ये हमारे बचपन के ना ये फिल्म स्टार्स ये थे। तो इस तरह का बचपन था। फिर इंटर के बाद मुझे आई वाज सेंट टू पंजाब यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट्स, उसमें बल्कि रिसेंटली इंग्लिश आर्टिकल लिखा है हफीज़ खान साहब ने, उसमें उन्होंने वो गाड़ी का नंबर भी लिखा है LR16 मेरे वालिद की, जिस पे मैं और हफीज़ खान
एडमिशन लेने के बाद हॉस्टल में जब आए तो मेरे वालिद हम दोनों को लेके आए ऑनर्स में इकोनॉमिक्स। तो वो फिर लाहौर ने ऐसा जफ़ा मारा कि वो दिन जाए आज का है। तो इकोनॉमिक्स में मैं और हफीज़ ख़ान एक लेजेंड स्टूडेंट लीडर थे। ये हफीज़ ख़ान ही थे जिन्होंने जहांगीर बदर, मेरे तो बदर भी बहुत प्यारे दोस्त थे, जहांगीर बदर को डिफ़ीट किया था। और इनके नीचे जावेद हाशमी ने, और ये पीटीआई पंजाब के भी प्रेसिडेंट रहे हैं, वो आजकल होते हैं कनाडा में। ठीक, तो ये इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। फिल्म भी नहीं पढ़ना ये बेतहाशा ऑब्सेशन था। बचपन में ज़्यादा शरारती नहीं थे? बड़ा मुश्किल सवाल किया, मेरे लिए ये सवाल बहुत मुश्किल है, इसलिए कि माय फादर वाज अ सिंबल ऑफ डिसिप्लिन। वो घड़ी की सुइयों के साथ चलने वाला है, तो इस तरह के सख्तगीर बाप के साथ रहते हुए इम्कान ज़रा बहुत ही कम हो जाता है शरारतों का। स्पोर्ट्स का मुझे वैसे शौक़ नहीं था। मेरा बचपन का बहुत ही करीबी दोस्त स्कूल डेज़ का अरशद चौधरी, ओलंपियन था हॉकी का, ब्रदर इन लॉ अख्तर रसूल का फर्स्ट कज़न भी। ये 3 भाई थे। एक चाचा अमीन थे जो आईजी पंजाब रहे, वो सगे चाचा थे अरशद के। एक थे चौधरी गुलाम रसूल, एचसन के प्रिंसिपल रहे, उनकी बेटी से अरशद की शादी हुई थी। तो वन ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स था अरशद चौधरी। अभी 2-4 साल पहले, 3 साल पहले डेथ हुई है उसकी। तो उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं ज्वाइन करूं। वो हॉकी का कैप्टन था स्कूल का, बाद में गवर्नमेंट कॉलेज लायलपुर में। तो आई वॉज नॉट एट ऑल, पता नहीं मुझे क्यों, शायद चूँकि वो लत लग गई, नशा लग गया किताबों का। और वो भी इतना अजीब व गरीब है, हमारे ज़माने में होती थी आना लाइब्रेरीज़, एक आना दे के तो एक दिन के लिए किताब। तो वो एक दिन में ना 2 दोस्त लाते थे, एक आना किराया दे के, एक दिन में 2 ख़त्म करते थे आना बचाने के लिए, आप समझ गए हो। और यहाँ तक कि मेरे वालिद मुझे डॉक्टर के पास ले गए कि इसका कोई प्रॉब्लम है, ये बाथरूम में जाके घंटा घंटा बैठा रहता है। उनका ख्याल था कि पता नहीं इसका कोई प्रॉब्लम होगा कोई। तो वो चूँकि हमारे फैमिली डॉक्टर थे, डॉक्टर शम्स, तो मैंने उनको ना उधर ही वालिद की मम्मी को वॉशरूम गई, तो मैंने उन्हें कहा शम्स अंकल मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं चुप के किताबें पढ़ता हूँ जो ये पढ़ने नहीं देते, इब्न सफ़ी टाइप, इस तरह की किताबें। सो ये बैकग्राउंड है। घर छोड़ने की वजूहत क्या थी? वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जब मैं यूनिवर्सिटी से फारिग हुआ तो माय फादर वांटेड मी टू बिकम अ सिविल सर्वेंट, और उनका ख्याल था कि ये एक टेलर मेड मटेरियल है, सिविल सर्विस में कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टूडेंट में बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन अबव एवरेज, आई वाज अ गुड स्टूडेंट। लेकिन वो जो टॉपर होते हैं ना जी, को फर्स्ट आ रहा है, सेकंड आ रहा है, थर्ड आ रहा है, ऐसा कोई काम नहीं था, बट आई वाज अ गुड स्टूडेंट। स्पीकर में बहुत अच्छा था। तो आई फ्लैटली रिफ्यूज्ड माय फादर। मैंने कहा जी नहीं। तो ऑब्वियसली ही वाज शॉक्ड। एक तो एक बंदा जो वैसे ही बहुत ज़्यादा डिक्टेटर टाइप, अब्बागिरी नहीं होती उस ज़माने में, अक्सर बाप सख्त गिर होते थे। आजकल हम जैसे लोग फ्रेंडली हैं, वो नहीं होते थे, बड़ा फासला रखते थे। तो वो थोड़ा शौक हुए तो मुझे कहते कि बट वाई, और अगर ये नहीं तो फिर क्या, लेकिन पहले ये बताओ क्यों नहीं। मैंने कहा जी उसमें 2 चीज़ें हैं। मेरे फादर के बेशुमार दोस्त थे जो सिविल सर्विस में थे। मैंने कहा जी एक तो इसमें ट्रांसफ़र्स बहुत होती हैं, मैं तो जहाँ बैठ गया उधर बैठ गया, दोस्तियाँ मुझे तो हॉन्ट करेगा। मैं लाहौर गया हूँ तो मुझे लायलपुर के मनाज़र और उसकी गलियाँ और उसके बाज़ार और उसका घंटाघर हॉन्ट करता है। तो मैं सारी ज़िंदगी एक खाना बदोश की तरह नहीं गुजार सकता। एक तो ये रीज़न है। वो हंस पड़े इस बात पे कि अच्छा यार ये दिस इज़ वेरी स्टूपिड, अच्छा है अपने मुल्क को पूरी तरह देखना। मैंने कहा जी मैं नहीं कर सकता। अच्छा नेक्स्ट मुझे पूछते हैं मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा जी बात सुने, आपसे बेहतर ज़ाहिर है मुझे कोई नहीं जानता। मैं तबन ज़िंदगी में ना किसी का बॉस हो सकता हूँ। बॉस का एक डिसिप्लिन होता है ना जी, एक प्रोटोकॉल होता है
कि उसने अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ एक ख़ास तरह का एक, मैंने कहा जी मुझे अपना कोई सबॉर्डिनेट अच्छा लग गया तो भाड़ में गया बॉस, तो मैं उसके साथ दोस्ती कर लूँगा, वो जो जाहिर है डिसिप्लिन की वो मुनासिब नहीं होगा। और अगर मुझे बॉस पसंद ना आया, ना मैं किसी का बॉस हो सकता हूँ, ना मैं कोई बॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ। तो उनकी एक फेवरेट गाली थी मुझे कहते उल्लू के पट्टे, ये कैसे मुमकिन है ज़िंदगी में? मैंने तो ये ऐसा कौन सा काम? मैंने कहा जी मैं राइटर। और एक बात आपको बताऊं कि गवर्नमेंट कॉलेज जब यूनिवर्सिटी हुआ तो मुझे वहाँ के लोगों ने, कई साल पुरानी बात है, खालिद मकबूल साहब ने वो किया था, गवर्नमेंट कॉलेज लायलपुर को यूनिवर्सिटी। तो वहाँ के जो लोग थे फैकल्टी के, उन्होंने मुझे मेरा फर्स्ट ईयर का फॉर्म दिखाया, मेरे अपने हाथों से भरा हुआ। ये कंपल्शन थी कि खुद वो फिल करना है फॉर्म, कि जी मुस्तकबिल में क्या बनेंगे। मैंने आगे राइटर लिखा हुआ था। आप अंदाज़ा लगाएं, वो सो क्लियर। मैट्रिक में बच्चे को तो समझ ही नहीं होती उसने क्या करना है। तो मैंने कहा जी मैं तो डे 1 से अब डिसाइडेड। तो कहते भूखे मरोगे। अच्छा, उससे पहले हबीब जालिब साहब हमारे घर में बचपन में रह चुके थे, कोई 1.5-2 साल, हबीब जालिब। तो कहते हाल देखा है उसका। हालांकि वो हबीब जालिब को बहुत पैटर्नाइज करते थे, डेली 5 रुपए देने और ये और वो, डांटना वांटना भी, लेकिन प्यार मोहब्बत, जालिब का इज्जत एहतराम अपनी जगह। तो कहते हाल देखा तूने? अच्छा, मैंने कहा जी ये बात आगे गई तो मैंने कहा जी मैं, अगर ये आपका ख्याल है कि इसमें माली बदहाली होती है तो मैं आई विल नेवर कम टू यू फॉर एनी हेल्प। ठीक, अब ये तो बुनियादी तौर पे ये तनाज़ा था। अच्छा, उसका एक पहलू दिलचस्प ये है कि ओरिजिनली आई वांटेड टू बिकम अ फिल्म राइटर। चूँकि हमने बचपन में उस ज़माने में देखते थे वो खलील कैसर की फना और रियाज शाहिद की जरका, यानी वो एक्टर से भी बड़े नाम इनके, वो जो बोर्ड्स होर्डिंग्स वगैरह होते थे, तो मुझे वो बड़ा फैसिनेट करता था। फिल्म का मैंने आपको बताया है कि मुझे वो बहुत, वो टेस्ट डेवलप भी मेरे वालिद ने किया था, लेकिन वो नॉर्मली उनकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस होती थी इंग्लिश मूवीज़ की। तो मैं इधर भी जब चला गया तो शहीद, जरका, तो बच्चे थे हम उस वक्त। तो आई डिसाइडेड टू कम। यहाँ आके समझ ना आए, शहजाद अहमद को आप जानते हैं कि ज़िंदगी में मिले थे, शायर थे मेरे, वो बड़े भाइयों के, जब लायलपुर आते तो हमारे पास ठहरते थे। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा शहजाद भाई मुझे मेरा बंदोबस्त करें। उन्होंने मुझे निस्बत रोड पे कोई वुमेन डाइजेस्ट को इस तरह का मैगज़ीन था, मेरी एक क्लास फेलो भी दोस्त थी, वो मेरे साथ थी। उन्होंने कहा मैंने बंदोबस्त कर लिया है। मैंने कहा, तो उन्होंने हफ्ते 10 दिन के बाद उन्होंने किसी से बात की, मुझे कहा तुम जाके मिलो तो यू विल गेट अ जॉब। मैं उधर गया तो एक बदबूदार सा ऑफिस, गर्मियों के दिन थे, और जो खातून मुझे नज़र आई, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि आई एम श्योर जिस एज में वो उस वक्त थी अब तक तो सवाल ही नहीं पैदा होता, अल्लाह को प्यारी हो गई होंगी। वो बड़ा ही लोडेड मेकअप, अजीबो गरीब सा माहौल। तो मैंने आके ना उनको कहा, मैंने कहा शहजाद भाई मैं तो नहीं, ये तो गंदा ऑफिस है। उन्होंने कहा एहो जी होंगे ने तो हुण, अच्छा हाँ, मैंने कहा जी उसकी एडिटर भी है जी, चपड़क नातन सी है ये वो। कहते हैं सोहनी एडिटर भी होवे, सोहना दफ्तर भी होवे, तू मतलब इस फील्ड च। अच्छा, इसमें आने का मकसद क्या था कि इसके थ्रू मैं फिल्म में रास्ता बनाऊंगा। सो ऑब्वियसली इट नेवर मटेरियलाइज्ड। वो इत्तफाक से मैंने हल्का अरबाब ज़ौक़ में एक नज़्म पढ़ी, तो जब वो इजलास ख़त्म हुआ हल्के का, तो एक साहब आए, बड़े खूबसूरत, बड़े नफीस, बहुत डिसेंट। तो अंग्रेज़ी में उन्होंने ना मुझे अप्रिशिएट किया कि नज़्म बड़ी अच्छी और ये और वो। तो मैं एक मैगज़ीन निकाल रहा हूँ, मैं इंग्लैंड से आया हूँ, एंड आई वुड लाइक यू टू जॉइन मी। मैंने कहा जी कौन सा मैगज़ीन? तो मुझे कार्ड दिया, मुझे आज भी याद है, ऑरेंज, अल्लाह ने सेहत ज़िंदगी थे, आज भी राब्ते में हैं और आज भी मेरे बड़े भाइयों की तरह, सरवर सुखेरा। सो धनक से आई स्टार्टेड माई कैरियर। और बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया कि उसकी वजह है कि जर्नलिज्म में बॉस कोई नहीं होता, ना कोई सबॉर्डिनेट होता है किसी का। यहाँ से छोड़े वहाँ चले गए, वहाँ से छोड़ा वहाँ चले गए, बेरोज़गारी आई वो बर्दाश्त कर ली। बीच में एक पैच आया जब मैंने दही भनों की रेडी लगाई मॉडल टाउन में, जॉब मुझे मिल नहीं रहा था। आई वाज स्टेइंग विद अ फ्रेंड, औसत रज़ा जैदी, अल्लाह उसे ज़िंदगी दे, वो अब भी मौजूद है, उसके घर शौकत याद कॉलोनी में।
अब काम मुझे मिल नहीं रहा। अच्छा, जितने को पैसे थे वो 1.5-2 महीने में, तो मैंने कहा मैं कब तक एक पैरासाइट की तरह इनके घर। तो मैंने उसको कहा, रूफ़ी को नाम है उसका, औसत रज़ा जैदी, तो उसको प्यार से रूफ़ी रूफ़ी कहते हैं। तो मैंने एक दिन कहा, तो वी वर शेयरिंग, आई वाज शेयरिंग हिज बेडरूम, एक बेड, सिंगल बेड इधर तो एक इधर। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा यार रूफ़ी, ये मॉल टाउन अड्डे में ना रेडी लगाने का मैं सोच रहा हूँ। तो वो झटके से उठा, उसकी चीख निकल गई, झटके से ना आगे, तो आंखों में आंसू आ गए, चीख निकली। तो मुझे कहता है तेरे बाप ने भी कभी दही भल्ले बनाए? और मैंने कहा बेवकूफ़, बनाने नहीं है, बेचने हैं। ये क्या बात हुई? मैंने कहा वो कारीगर ढूंढते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो मेरा एक दोस्त था, डेथ हो गई उसकी, सफ्तर सईद। तो आई कॉल्ड हिम, उसके वालिद को जल्दी ना, फर्स्ट ईयर में था, अभी कॉलेज हो गया। तो उनका बहुत लंबा चौड़ा कारोबार था, लायलपुर की ना, ये जो फ्रूट मार्केट नहीं होती, आड़त वगैरह, उनकी लंबी चौड़ी थी। तो आई कॉल्ड हिम, मैंने कहा मुझे इतने पैसे भेजो, इतनी कुर्बत थी। वो आ गए। खैर वो मैंने कारीगर ढूंढे, लड़के इकट्ठे किए, मॉडल टाउन अड्डा। उस वक्त ये जो सेंट्रल पार्क है मॉडल टाउन का, ये नहीं था, ये तो जनरल जिलानी ने बहुत बाद में, ये आप समझ लें फिल्थ डिपो था पूरे मॉडल टाउन का। इतना इतना मोटा चूहा निकला था जब ये पार्क उन्होंने बनाना शुरू किया ना, जो गंद इसमें डालते थे सारे मॉडल टाउन वाले। सो यहाँ एक चीप स्टोर था, उसके साथ एक यम यम कॉफ़ी बार था, उससे मैंने उसकी फुटपाथ, किराए पे फुटपाथ, 7 कुर्सियाँ वुर्सियाँ खरीद के वो लगा दी। फिर वो यम यम कॉफ़ी बार वाला लड़का कहीं बार बार से आया था, उसका काम नहीं चला, वो बर्गर, सैंडविच, कॉफ़ी, तो उस ज़माने में तो था नहीं, मैं 71 वगैरह की बात कर रहा हूँ। तो वो मुझे कहे यार मेरा तो काम ही नहीं चलता, तेरे तो बड़ा रश शुरू हो गया है। तो मैंने कहा तेरा नहीं चलता तो तू मुझे दे दे, समझ गए। उसके पास बाकायदा शॉप थी, तो वो लेके मैंने एक और कारीगर, उसका नाम हनीफ है, दही भलों वाला का मैं भूल गया, उसको पकड़ा, तिक्के कबाबों का सिलसिला। और ये वो दिन थे जब सरवर सुखेरा साहब और वो शहजाद साहब वाला मामला ख़त्म हो चुका था। सरवर साहब ने जब जॉब ऑफ़र की तो आई वाज ऑफर्ड मेरा ख्याल 350 या पता नहीं 450 रुपीज़, यानी वो एग्जैक्टली उतने पैसे थे जितने मुझे मेरे वालिद हॉस्टल में भेजा करते थे, उस समय मनी ऑर्डर में आते। तो खैर मैंने फिर वो रेडी शेडी जो दही भले बनाता था वो उसको दे दिया, जो वो तिक्के कबाबों का था हनीफ जिसका मैं कह रहा हूँ, वो उसको दे दिया कि भाई हम दोस्त जब भी आया करेंगे तो मुफ्त खाया करेंगे, आज से ही सब कुछ तुम्हारा हुआ, नो रिग्रेट्स एट ऑल, आई लव्ड इट। तो फिर जब कैरियर बना लिया तो उस कैरियर के अहम मोड़ क्या है? कैरियर के अहम मोड़, फिर मैं भुट्टो साहब की एक सीन थी इलेक्ट्रल एंट्री में, 18वां ग्रेड दे के मुझे इस्लामाबाद ले गए। इसके बाद मैंने ख्वाजा सादिक पाइन का एक मैगज़ीन था, वो मैंने धनक छोड़ने के बाद वो निकाला, तस्वीर, माहनामा तस्वीर, वो भी बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह पॉपुलर हुआ, वो चलता रहा। उसके बाद बहुत एक्सपेरिमेंट्स हैं ज़िंदगी में, ख़ुद भी फिर मैंने किया। तो वो जब मैंने असैफ, वो प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन था एक सूबाई राब्ता महकमा टाइप, उसके निगरान वज़ीर थे अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा। सो आई वाज इंडक्टेड एज द एडिटर। मैं बेसिकली बतौर डायरेक्टर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन गया था, लेकिन मुझे चार्ज क्या मिला पब्लिकेशंस का। वो और भी एक था सिमटार अंग्रेज़ी का मैगज़ीन, असैफ था, बहुत महंगा, बहुत खूबसूरत, 8 पेपर, जो सरकारी खाता होता है, और वो फॉरेन एम्बेसीज वगैरह में भेजते थे, या जो पाकिस्तान के जो बाहर सफारत खाने हैं उनको जाता था। स्टॉल पे वो बिक सकता ही नहीं था, उसकी स्टॉल वैल्यू। तो आई वर्क फॉर दैट प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन, कोई मेरा ख्याल है कि 2 साल मैंने किया होगा। उसके सेक्रेटरी थे जहांगीर खान। ये 94 थी जो फिल्म तेरे मुखड़े ते काला काला तिल, ये उसके हीरो थे इससे पहले। फिर वो इंफॉर्मेशन सर्विस में आए एंड ही वाज अ वेरी सीनियर ब्यूरोक्रेट। वो मुझे, उनका बेटा शामिल खान जो है ना, वो इस वक्त टीवी स्टार है, ये शामिल खान के वालिद, ही फोर्स्ड मी इनटू दिस। तो वो सरकारी जॉब, लेकिन अगेन वही बात, वहाँ भी मनमानी की मैंने, मर्जी अपनी की। वो ट्रांसफ़र हो गए, जो अगले आए साहब उनसे मेरा झगड़ा हो गया, मैं पहले ही तंग था। इस्लामाबाद के बारे में मैंने लिखा भी था कि ये गोरों के कब्रिस्तान की तरह है,
साफ़ सुथरा, खूबसूरत, ऑर्गेनाइज्ड, लेकिन है तो कब्रिस्तान ही है। सो उस ज़माने का इस्लामाबाद इसी तरह का था। तो हसन साहब, वो फिल्म राइटर का ख्वाब कहाँ गया? वो आपने इधर देखी होगी, एक तस्वीर है मेरी मैडम नूरजहां के साथ और बाबा चिश्ती। वो फिल्म के गाने सुल्ताना डाकू, उसमें सुधीर साहब हीरो हैं और नीलो, ये जो शान नहीं हमारे इनकी जो वालिदा हैं, ये हीरोइन थी। सुल्ताना डाकू नाम था फिल्म का। सो उसमें एक गाना था हबीब जालिब साहब का, अगर दो थे वारिस लुधियानी भी मरहूम के। उससे पहले एक वाक़या हुआ, वो मैं नाम नहीं लेता, अच्छा नहीं लगता, उनकी डेथ हो गई। तो मुझे सरवर सुखेरा साहब ही लेके गए साथ सिफारिशी के तौर पे कि भाई हमारा, मैं जॉइंट एडिटर हो गया था उस वक्त तक धनक का, कि जी इनको फिल्म में ना हसन को कुछ चांस दें। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैं कॉपी बना के ले गया था गानों की, स्टैंडर्ड किस्म की सिचुएशन होती है पाकिस्तानी फिल्मों की, ख़ास तौर पे उस ज़माने। कोई लव सॉन्ग हो गया जी, कोई रोमांस हो रहा है या कोई जुदाई का, वो इस तरह का। तो मैं 10-15 गीत ले गया। तो उन्होंने कोई 15-20 दिन, महीने के बाद उन्होंने मुझे अच्छा खासा, मेरी कोई 6-8 सैलरीज जितना चेक भेज दिया। तो आई वॉज श्योर कि जी मेरे अब गाने। लेकिन जब फिल्म रिलीज़ हुई तो गालिब उन्होंने सोचा होगा कि भी नौजवान है, पैसों की ज़रूरत होगी, पैसे उन्होंने दे दिए, नाम नहीं मेरा दिया। ठीक है, बहुत मशहूर वो फिल्म साज थे, बहुत मशहूर डायरेक्टर थे और ख़ुद भी बहुत अच्छे राइटर थे। मैं ये नहीं कह रहा, उनके पास वक्त नहीं होगा, उन्होंने कहा ठीक है पैसे दे दिए। उनको अंदाज़ा नहीं था कि पैसों शैसों का तो रौला ही नहीं है। वो दिल मेरा खटा हुआ, लेकिन ज़िद थी। वो मैंने फिर सुल्ताना डाकू के गाने लिख के पूरी की, बट आई डेंट लाइक इट। सच्ची बात है, जब मैं फिल्म में घुसा हूँ ना, ये रिकॉर्डिंग की तस्वीर है, ये नूरजहान, बाबा चिश्ती एंड माई सेल्फ। तो हमारा धनक का ही फोटोग्राफर था मेरे साथ। तो फिल्म समहाउ नहीं, मुझे क्लिक नहीं की। करीब जाके देखा तो आई वॉज डिसअपॉइंटेड। अच्छा सब, मीडिया में फेवरेट लोग कौन से हैं? डेली जर्नलिज्म का मेरा बहुत ही ना होने के बराबर, मेरा तो कोई ताल्लुक है ही नहीं बेसिकली। उन मानों में देखा जाए तो मैं उस जर्नलिस्ट की ना, मैं डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरता। एक दिन मैंने रिपोर्टिंग नहीं की ज़िंदगी, मुझे पता नहीं क्या होती। न्यूज़ रूम मैंने एक दिन नहीं गुजारा। तो मैं तो स्काई लैब की तरह बतौर एडिटर एक अखबार के, डेली में मुझे धक्का दे दिया गया। मेरा अपना तो कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने इनकार भी किया था मोहतरमा को कि ये मेरा बस का काम नहीं, मैंने कभी किया ही नहीं। एनीवे, वो एक और कहानी। लेकिन अब अब्बास अतर दूसरा कहाँ से लाएंगे? ठीक है, अब मैं कराची के जो लोग, वहाँ के जो स्टाफ, उनके साथ मैंने जो काम नहीं किया तो मैं बात उनकी कमेंट कर नहीं सकता। बड़े लोग हैं डेफिनेटली, वहाँ भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं। मुन्नू भाई हैं मसलन, किधर से आप लाओगे? जवाद नज़ीर अभी रिसेंटली मैं, तो ये प्रेजेंटली अगर आप देखें तो मतलब मुझे अजीब बात है। मुझे वसतुल्लाह खान, इट इज़ नॉट अ वेरी पॉपुलर नेम, मैं जानता हूँ। इसी तरह अयाज अमीर है मसलन। मुझे इनकी तहरीरें, मेरी फ़र्स्ट प्रेफरेंस होगी। सुबह में कॉलम, ज़ाहिर है मैंने हर इम्पॉर्टेंट कॉलम पढ़ना होता है, बाकी सब ठीक है अपनी अपनी जगह पे। लेकिन ये लोग थे जिनके साथ मेरी कुर्बत भी रही। प्रॉब्लम एक है कि एक तो होती है ना कि राइटिंग, किसी का उसलूब अच्छा है, कंटेंट नहीं है, अंदर कुछ नहीं है। उसलूब क्या है? पैकिंग है ना, अंदर मटीरियल हमी है, फजूल ही है। कुछ के होते हैं वो बिल्कुल प्याज की तरह, आप छिलके उतारते जाओ तो अंदर से निकलता ही कुछ नहीं। कुछ हैं जो बिल्कुल एक भाषण दे के, उनके पास दुनिया के हर मसले का हल है। तो ये एक एलिमेंट है ना हमारी जर्नलिज्म में, कॉलम निगारों में, हर मसले का हल है। और आखिर पे धमाकेदार तरीके से कहीं यूँ ना करोगे तो यूँ हो जाएगा, तो यूँ करोगे तो यूँ हो जाएगा वो। अच्छा, अब ये मैंने ये 3 मुँह वाली, दो मुँह ही होती है ना सपनी, ये 3 मुँह वाली ये नागन है ये हमारा जो मीडिया है। एक तो प्रिंट मीडिया है, मेरा वो पहला रोमांस है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अगेन मुझे तो आई वाज पुश्ड इनटू इट, मेरा नहीं था।
मैंने आज तक अभी मेरे को उन्होंने कोई मेकअप शेकअप मेरे से नहीं, लोग हाथों तक को रंग बातें मेरे से नहीं होता हूँ। तो एक तो प्रिंट मीडिया, दूसरा आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तीसरा आपका सोशल मीडिया है। सो ये 3 मुंह वाली एक नागन है जिसमें वाकई जिसे कहते हैं ना, मतलब तजिया निगारी के बारे में मैंने चंद दिन पहले अपने एक प्रोग्राम में रिपोर्ट कार्ड में मैंने कहा ये कसाईयों वाला काम है, ये चंपा बनाती हैं, ये सीने का गोश्त है, ये गर्दन का गोश्त है, समझ गया ना आप, ये क्या है तजिया निगारी, ये क्लैरिकल और मैकेनिकल सा काम है। तो जिसमें इंटेलेक्ट नाम की कोई थर्ड डायमेंशन, कोई ओरिजिनल बात, कोई नई बात, नया आइडिया, वो तो यहाँ है नहीं। तो बाकी ठीक है, वो कह रहे हैं कि जी एक एलिमेंट ऑफ मैच्योरिटी का जिक्र होता है, तो जाहिर है भाई मैच्योरिटी तो एज के साथ आएगी। तो आए, अच्छा बेशुमार कुछ ऐसे लोग आए, नाम क्या लेने, वो आए और बड़ा धूम धड़के से आए, 2-2, 4-4, 5-5 साल, 6-6 साल उनकी एज थी, वो वेपोरेट हो गए सारे, ख़त्म हो गए सारे, बिकॉज चूँकि जेन्युइन उनका बैकग्राउंड को था नहीं। तो मुझे हालात कह लें, वाक़यात कह लें, प्लानिंग श्लानिंग नहीं कोई, तो मसावात का एडिटर बना गया मुझे, उधर हो मैं पीटता ही रह गया। मैंने कहा मुझे नहीं आता। तो सलमान तासीर मरहूम एक अटॉर्नी जनरल है पाकिस्तान के, शहजाद जहांगीर, तो इन दोनों के साथ मेरा बड़ा ताल्लुक़ था। एक बरकी साहब हैं हमारे यूनिवर्सिटी के, उन्होंने पैसे डाले। एक मलक हफीज़ हैं कार्पेट्स के बहुत बड़े, कि जी वो तो मैंने अच्छा बीबी को ज़ाहिर है बुरा लगा, मैंने साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा बीबी आई डोंट नो द जॉब, मैं कैसे कर लूँ। फिर मेरे पास शहजाद जहांगीर साहब है, अल्लाह करी करें, सलमान तासीर, इन्होंने यार कहा कि तुझे आता है या नहीं आता, हमारे पैसे दाव पे लगे हैं, बड़ी वाजिबात रहते हैं वर्कर्स के, इंक वाले के पैसे, कागज़ वाले के पैसे, और तू ये, मेरा बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स का है, तो मैं इन मामला को थोड़ा बिजनेस में मैंने बड़े ठीक स्केल पे किया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि यार तुझे आता है नहीं आता हमें नहीं परवाह, लेकिन हमें पता है कि इस पैसे में कोई धांधली नहीं होगी, तुम इसको मैनेज कर लेना, ये ना हो कि हमारा पैसा भी लग जाए और पता लगे फिर भी कोई 10-20-25% लोग रह गए हैं जिनकी अभी अदायगियाँ होनी हैं, इंक वाले को पूरे पैसे नहीं मिले, फलानी ये सारा। तो दिस इज़ हाउ आई वाज पुश्ड। मैं उस वक्त भी मेरे पास मर्सिडीज़ थी, अब समझ रहे हैं ना, वो इशू नहीं था। तो मैं सिर्फ दोस्ती ताल्लुक़ में शहजाद जहांगीर साहब को तो मैं वैसे ही बड़े भाइयों की तरह ट्रीट करता था। तो वो मैं अच्छा उधर जाके मैंने कहा यार इसके लिए कोई अच्छा कॉलमिस्ट होना चाहिए। अब ये देखें कॉलम निगारी की तारीख कितनी फ़नी है, कभी नहीं सोचा था। तो मैंने बात की मुन्नू भाई से, ताल्लुक़ था मेरा बहुत। तो मुझे कहते हैं, एक उनकी पेट गाली से होते हैं कि मुझे कहते हैं तू मैनू पीपल्स पार्टी तो छुड़ा के तहरीक इस्तकलाल चले जाना चाह रहे हैं। मतलब वो जंग में लगते थे, किधर मसावात है। तो खैर बात होती रही। जो मैं बातों में जब जिक्र हुआ उनका जो पैकेज था, तो मैंने दिल में सोचा, मैंने कहा यार ये तो मैं कहूँ कि जी पैसे भी, एक तो अखबार नंबर 1 अखबार छोड़ के आप एक अजीब से अखबार में आ जाओ, ऊपर से मैं कहूँ कि जी पैसे भी कम करें, तो मैं चुप कर गया। शाम को मैंने दोस्तों की महफिल में ना जिक्र किया, मैंने कहा यार ये बड़ी मुसीबत है, अच्छा कॉलम निकाला जाए, महंगा है, वो बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ। तो जब तहरीक निजात वगैरह चली थी उन दिनों, तो मुझे मेरा एक दोस्त है अबरार उसका नाम, उसने कहा यार ये क्या लिखते हैं, ये इनसे तो तू बेहतर खुद लिख सकता है। एक जुमला मैंने कहा ये तो ध्यान ही नहीं गया कभी। मैंने लिखना शुरू कर दिया इन लेस देन विद इन अ फ्यू मंथ्स। जिंदा हैं अंजुम रशीद, जानते हैं आप उन्हें? आप तो रहे हैं जंग ग्रुप के साथ। पहली ऑफर वो, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं करता। फिर ज़िया शाहिद साहब भी वो आने से पहले, खबरें चूँकि पोस्टपोन होता रहा, काफ़ी दफ़ा डेटें आई फिर नहीं आया। मैंने
तो उन्होंने कहा अभी आपकी मेरी तो कमिटमेंट थी कि आप लिखोगे खबरें के लिए। अच्छा, मैं वाजिबात लोगों के सारा मैं काम ऑर्गेनाइज कर चुका था, मैं एवरीथिंग वॉज इन ब्लैक एंड वाइट, ये वो। तो मैंने शहजाद जहांगीर साहब और सलमान तासीर होगा, मैंने कहा यार अब डन माई जॉब, तो मोर देन इनफ। तो अब मुझे जहाँ मेरे से क्लर्की नहीं होती, ये एडिटरी मुझे शौक भी नहीं है। तो फिर वो ख़बरें के साथ सिलसिला जब शुरू हुआ तो ख़बरें में तो मेल नहीं संभाली जाती थी, जहाँ शायद से जाके उनसे को पूछ लें। तो वो जो हुआ है वो तो इट वाज लाइक अ मिरेकल। उसमें मजीब शामी साहब ने, तो उन्होंने लिखा कि भुट्टो ने जो सियासत के साथ किया था कि उसको ड्राइंग रूमों से निकाल के गलियों में ले आया, हसन निसार ने यही कुछ कॉलम निगारी के साथ किया। सो इट वाज अनप्रेसिडेंटेड, उसका तो तसव्वुर भी नहीं था। वो जितनी जारहियत थी और जितना फायर था उसमें, तो बस फिर वो ऐसी फिर कॉलम निगारी एक मुस्तकिल ज़िंदगी का। आज भी मेरा फर्स्ट रोमांस जो है मेरा वो लिखना ही है, टीवी भी नहीं। लेकिन हसन साहब, बतौर तारुफ के क्या पसंद है आपको? शायर कहलवाना, कॉलम नवीस कहलवाना, जर्नलिस्ट कहलवाना, क्या पसंद है? जर्नलिस्ट तो मैं हूँ नहीं, पहली बात। मैंने तो आपको कहा कि मैं उसकी डेफिनेशन में फिट बैठता ही नहीं। मेरे नज़दीक जिसने रिपोर्टिंग नहीं की या जिसने न्यूज़ रूम की मार नहीं खाई, वो अगर खुद को जर्नलिस्ट कहे तो मुनासिब नहीं है, या कम से कम मैं अपने लिए मुनासिब नहीं। आई एम बेसिकली अ राइटर, आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट दैट वे। तो पीरियडिकल्स वालों को अगर आपने कहना है को महानामों के, तो मैं बहुत कामयाब, मैंने मैगज़ीन निकाले बेशुमार, जंजीर, एहसासात और धनक, ज़ेर साया सरवर सुगेरा साहब के ऑफ कोर्स, इसी तरह तस्वीर और टीवी टाइम, तो बहुत कुछ। बुनियादी काश में कह सकता कि मेरा हवाला शायरी मैंने इसलिए, मैं अच्छा शायद काफ़ी अच्छा शायर होता। मेरा मजमूआ है, यहीं कहीं पढ़ा भी होगा, तो पिछले पहर का चाँद, मैं उस पर कॉन्सेंट्रेट कर नहीं सका। ये है, आप एक उसूल कृत विद्या कहते हैं उसको, कि जब कोई काम, आप किसी काम में दाखिल होते हो तो काम आगे आगे होता है, आप पीछे एक गदागर की तरह उसके पीछे होते हो। फिर एक स्टेज आती है, अगर आप मेहनत करते हो, अगर आप फोकस्ड हो, ये है वो है, व्हाटएवर टैलेंट है, तो फिर उस काम के आप बराबर आ जाते हो, पीछे चलते चलते उसके शाना बशाना चलने लगते हो। फिर अगर अल्लाह आपको तौफीक दे तो फिर एक स्टेज आती है जब आप आगे आगे चल रहे होते हो, तो काम आपके पीछे पीछे। तो शायरी के साथ मैंने फ्लर्ट किया, शायरी ने मेरे साथ फ्लर्ट किया, मैंने उसको संजीदगी से नहीं लिया, उसने मुझे संजीदगी से नहीं लिया। वो महबूबा ही रह गई, वो बीवी नहीं बन सकी, उसकी वजह थी। मैं जब शुरू में एंटर हुआ तो मुझे बेतहाशा रिस्पांस मिला, लेकिन उसमें एक तो कोई रिस्पेक्टेबल ज़रिया आमदनी नहीं है। मुशायरों पे जाना और लिफाफे, और ये मैंने झगड़ते देखे अच्छे शायर, उनके नाम हमारे बुज़ुर्ग हैं वो सारे, उनमें से अक्सरियत तो वैसे ही, अक्सरियत नहीं सारे ही तकरीबन। तो जो मुशायरा कल्चर और लिफाफे और फलाना टमकाना, तो मुआवजे शेर पढ़ने के, मैं बाय उस पुट ऑफ, मैं किया मैंने ये काम चंद महीने, मैंने कहा यार दफ़ा करो, कुछ ये काम करो। शायरी मुझे एक, जैसे कहते हैं ना, एक रिस्पेक्टेबल इनकम, वो मुझे उसमें, वो तो फिर बहुत कम लोग होते हैं ना, कोई अहमद फराज की तरह को क्लिक कर जाए। बाकियों को क्या, जो ए क्लास हैं, ए प्लस हैं, अगर शकीब जलाली आज जिंदा होते तो हैंड टू माउथ भी ना होते, अदीम हाशमी जिंदा होते तो हैंड टू माउथ भी ना होते, ये अगर नौकरियां ना करते। अताउल्ला कासमी भाई है, दोस्त, कमाल का कॉलम निगार है, सब ठीक है, बट क्या है, अगर वो सिर्फ शायरी के ज़ोर पे जिंदा रहना होता तो भूखा मर रहा होता। तो ये भूखा मरने वाला काम नहीं था, क्योंकि मेरा बड़ा पैम्पर्ड बचपन है। मैं बता, छठी जमात में तो मैं आई वॉज ड्राइविंग अ कार, आई वॉज अ स्टूडेंट ऑफ 6th क्लास जब मैंने ड्राइविंग शुरू कर दी थी। तो अब ये बड़ा मुश्किल था। शुरू में तो ठीक है, ज़ोर होता है, बंदा बड़ा मुजाहिद कफन बांधा हो सर से, लेकिन ये बदहाली तो बदसूरत तरीन चीज़ है। तो मैंने कहा नहीं, शायरी बारी नहीं। अमजद इस्लाम अमजद है, अगर प्योरली शायरी के दौर पे तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इसलिए
हवाला तो काश मेरा शायरी होता, लेकिन अब भी मैं एक लिखने वाले के तौर पे अल्लाह का करम है वही है। बाकी ये टीवी में मैंने कभी सीरियसली लिया ही नहीं। हालांकि मेरा ख्याल है, मुझे नहीं पता और कोई है पाकिस्तान में तो दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे तो कोई बंदा नहीं, जैसे बाकी चैनल भी ना 1 on 1 करते हैं, उनको दूसरा है तो आप मुझे बता दें, मेरे तो नज़र में नहीं है। वो पैनल में जाके बैठे होते हैं 4-4 बंदे, वो मैं करता नहीं हूँ। तो मैसेज भी हालांकि इससे गलत जाता है कि जी कोई एरोगेंट है या मगरूर शगरूर है, तो फजूल बातें वो नहीं है। बड़ा एक ज़ाती सा सवाल कि इस दवाजी ज़िंदगी के हवाले से आपकी जो पहली शादी हुई थी उसकी नाकामी की वजह क्या उसकी? अच्छा, पहली बात यह है कि नॉर्मली कहा यह जाता है हमारी सोसाइटी या हमारे जैसे सोसाइटीज़ में कि औरत का फॉल्ट हो ना हो, फेलियर औरत का ही समझा जाता है। मैं इससे उलट समझता हूँ कि कहते हैं द ग्रेटेस्ट रैक इज़ अ ब्रोकन होम। औलाद भी तबाह हो जाती है। मेरे नज़दीक जब एक घर टूटता है तो पहला जिम्मेदार मर्द होता है, चूंकि वो कैप्टन है। अब इस तफसील में हम नहीं जाते कि जी वो खातून ने ये किया तो बंदे ने ये किया, जी वो ये ऐसी थी वो ऐसा था, इस बहस में जा वो उन्होंने, अल्लाह उन्हें गरीब की रहमत करे, शी वॉज अ वेरी नाइस पोइटेस। तो उन्होंने मेरे बारे में ना को उल्टी सीधी बातें करना शुरू की। तो मेरी सगी बहनों ने कहा तुम जवाब क्यों नहीं देते? मैंने कहा ये उसका ज़र्फ है। मैंने खामोशी इख्तियार कर दी है। जिसके साल 12-14 साल गुजारे हैं उसके बारे में मुझे भौंकते हुए शर्म आए, मैं नहीं करूँगा। तो बुनियादी तौर पे मैं तो एक उसूल के तौर पे ये बात कर रहा हूँ कि घर का सरबराह तो मर्द होता है ना जी। दिस इज द जॉब ऑफ द कैप्टन। सो दैट वाज माय फेलियर। उनकी अपनी कमजोरियां होंगी, वो ठीक हैं होती, वो शी वाज परहैप्स शी वाज एन एक्सेप्टेबल रीजनेबली गुड इफ नॉट वेरी गुड वाइफ, बट शी वाज अ बैड मदर। उनमें डिसिप्लिन नहीं। मैंने आपको कहा ना कि ये इस पोर्शन में मेरे घर वालों का कोई अमल दखल नहीं है। मुलाजिम भी मेरा इंडिपेंडेंट है, ये अरसलान और मैं, ये सारी टोटल मेंटेनेंस, इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि ये 4 औरतें नहीं कर सकती। जो ये सारा है 2 बेडरूम है, डाइनिंग है, ये एक इंडिपेंडेंट पोर्शन है, ये एक छोटा सा घर है मुकम्मल। इसमें आप संकिन चले जाएं, कितना पौधा है आपको, इधर भी संकिन है, बर्ड्स रखे हुए हैं तय खाने में। तो वो नहीं था, मतलब जिस तरह का मैं, चूँकि घर मैंने बना लिया था 30 साल की उम्र में। पहला घर मैंने व्हेन आई वाज ओनली 30, क्योंकि बीच में एक फेज़ आया, आई वेंट टू सऊदी अरेबिया, तो ज़ाहिर है उसमें तो फिर घर बनाना कोई इशू नहीं रह जाता। तो बट बेसिकली अगेन आपके सवाल का जवाब मुख्तसर तरीन यही है कि मैं खुद जिम्मेदार। अच्छा हसन साहब, आपकी माशाल्लाह एक जो है ना शौकीन भी हैं ज़िंदगी में, घड़ियों का बड़ा शौक़ है आपको, तो क्या किस चीज़ का शौक़ है? पहली बात ये है कि इसकी एक सुन लें। मैं हालांकि एक तो दफ़ा मैंने जवाब भी दिया है। मेरे इन लॉज हैं अमेरिका में फॉर द लास्ट 26-7 ईयर्स। अच्छा, एक तो मेरी अहलिया की जो बहनें और भाई हैं सारे, वो बड़े लेविश शहजादियाँ टाइप, ठीक। मेरी अपनी 3 बहनें बाहर हैं। अच्छा, मेरे दोस्त भी, मैंने हफीज़ खान का, सलूद रानी वगैरह का जिक्र किया है ना, मुझे तो नहीं पता था आपने क्या। अब हाथ जोड़े मैंने, और ये मैंने एक दफ़ा ना किसी प्रोग्राम में, इसी तरह के प्रोग्राम में मैंने कहा यार मेरे वो वाकई बहुत घड़ी हैं और बहुत बहुत कीमती घड़ी हैं, अब मैं उनको बेच दूँ, वो तोहफे हैं। ख़ुद तो एक मेरे पास है, वो इसकी ओमेगा है, वो गोल्ड की, वो मेरे वालिद की है, वो जाती। एक दो मेरे पास अपनी जाती हैं, अपनी खरीदी हुई। बाकी आप यकीन करो कि सारी की सारी घड़ियाँ चंद दोस्त और मोस्टली ये आए रहते हैं, चूँकि माशाल्लाह है भी फौज ही पूरी, मुझे तो नंबर भी नहीं पता, जो
मेरी अहलिया के जो बहन भाई हैं मुझे तादाद का अंदाज़ा नहीं हो, थोक दे हिसाब ना रही है, ठीक। वो घड़ियाँ, और मैं तंग आके मैंने कहा यार, मैंने कहा मैं बेचना शुरू कर दूँ, और फिर मैं अगर आप चाहें तो मैं दिखा देता हूँ आपको। वो डब्बे तक लेके आए साथ। मैंने कहा मैं क्या करूँ इनका, टोकरी में। वो फिर बाकायदा वो बड़े खूबसूरत होते हैं डब्बे घड़ियाँ रखने के लिए। उनका तो ये बैकग्राउंड है। एक ज़माने में मैंने शॉपिंग की फ्रस्ट्रेशन में। मैं सऊदी अरेबिया था, मुझे समझ नहीं आता था व्हाट टू डू विद माई सेल्फ। तो मैं शाम को ना निकलता था तो 2-3 कमीज़ें। एक ज़माने में मैंने जूते, मेरा मगर 60-70 ये अफ़गानी या बलोची कह लें, इकट्ठी हो गई। चूँकि मेरे पे केस किया मीर शकील साहब और जावेद साहब, अल्लाह गरी की रहमत करे। वो कराची से जाते थे, मैं लाहौर से कराची ट्रांजिट में 2-3 घंटे, वहाँ से कोयटा, अगले दिन पेशी, रात की फ़्लाइट से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से लाहौर, यानी एक रात बाहर गुजारनी है बाहर में, ठीक। तो फ्रस्ट्रेट हो गए, शाम को समझ नहीं आती थी वो पेशी। तो अच्छा पहुँचे ना शाम को, आफ्टरनून, शाम नहीं, क्या करूँ मैं, ना को वक़्फ़, ना को लेना ना को देना। बल्कि मुझे उस ज़माने में बहुत हेल्प किया सोशली ये मुमताज़ शाह नहीं, मशरिक़ अखबार के, ये इनका बेटा कामरान, उसने आ जाना मुझे बहलाने के लिए। ये तो मैंने अपने लिए और दोस्तों के लिए चप्पलें ख़रीदनी शुरू कर दी, और बलोची चप्पल अजीब अजीब तरह की। वो पता नहीं 50-60 हो गई, वो 2 साल में जाता ना मेरे शॉपिंग के पीछे। हाँ, सऊदी अरेबिया मैंने स्कार्फ ख़रीदने शुरू कर दी। मेरा पता नहीं वो नेकटाइज, ये कमीज़ें, वो पता नहीं मेरे पास बेशुमार ही कमीज़ें इकट्ठी हो गई, स्कार्फ इकट्ठे हो गए मेरे पास। अब भी कभी देखा मुझे आपने टाई लगाए हुए, मेरे पास वो 1,500-2 हज़ार पड़ी होगी। नहीं, मेरी किसी शॉपिंग के पीछे अब भी, अभी आपकी भाभी से मुलाकात हुई है, पूछ लेना मुझे कितने साल हो गए, मैं क्या कह रहा हूँ, कितने साल कोई चीज़ खरीदे हुए। ये सारी ना तोहमतें मैं इसी तरह हैं। और मैंने एक प्रोग्राम में ना ये बात की थी, मैंने कहा यार 2 चीज़ें हो सकती, या मैं इनको फेंक दूँ या मैं इनको बेच दूँ। तो तोहफे तो ना फेंके जाते हैं ना बेचे जाते हैं। वो मश्क पड़ी है, वो मेरा एक दोस्त, वो पड़ी 100 साल से ज़्यादा पुरानी, पानी की मश्क नहीं, मशकीज़ा है, वो पड़ा है। तो इस तरह की चीज़ें का है, वो कभी किसी को नज़र नहीं आई। अब ये 100-150 साल पुराना मशकीज़ा है। वो सरदार रजब अली पिताफी, मेरा दोस्त था, भी डेथ हुई है, साल भी नहीं हुआ अभी। तो मैंने कहा यार आजकल तो मश्की नहीं नज़र आते, तो मश्की नज़र हमें एक रोमांस। तो वो गया, वो था लुंडी पिताफी और मुजफ्फरगढ़ वगैरह। तो 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद उसका मुंशी आ गया, ये वाले लेके, मुझे पसंद था। मैंने वो छज्जों की बात की, वो छाछ तो बोले छने, वो उसने बनवा के भेज दिए। ये पुरानी मश्क, इस तरह की चीज़ें मेरे एंटीक्स हैं, वो नहीं किसी को नज़र आएंगी। वो गन पड़ी है, वो पता नहीं चार्ल्स नेपियर के ज़माने में तलवारें लगी हुई हैं, पता नहीं चार्ल्स नेपियर के सिंध। इस तरह की चीज़ें ज़ाहिर है क्योंकि वो पहनी तो नहीं जा सकती ना, तो घर में इन चीज़ों का मुझे अब वो भी ख़त्म हो गया है। एक ज़माने में था। सो ये घड़ियाँ या बाकी तो गाड़ियाँ वाड़ियाँ, बेटे को बड़ा जी लैंड क्रूज़र नहीं फलाना, अपना नहीं। अच्छा मैंने जाना नहीं, कहीं नहीं होता, तो मैंने गाड़ी रख के क्या करनी। अब भी फॉर द लास्ट सो मैनी ईयर्स मैं या अपना मेरे मुताबिक के लिए, उससे पहले चौराहे के लिए मैं जाता था बारी स्टूडियो में, तो अल्लाह खैर सलाह। सो ये नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी किसी चीज़ का शौक़ नहीं। किताबें शिताबें हैं, वो मैं लंडे बाज़ार चला जाता हूँ किताबें ख़रीदने। संडे शॉप हो ना, पाक टी हाउस, वो संडे को रिकॉर्डिंग करा के ना अपना मेरे मुताबिक ही, नॉर्मली हमेशा नहीं, मतलब हफ्ते में समझो 2 इतवारें, तो उसके सामने ना वो सेकंड हैंड किताबों का ना बाज़ार, आपको पता हो, वहाँ से जाए वो किताबें की तो मैं खरीद ली। अब जितनी किताबें यहाँ पढ़ी हैं, ऐसे दुगने हमारा बेलीपुर वाले घर में पढ़ी हैं। ये है, बाकी नहीं। अच्छा सब दोस्तियों के मामले में आप बड़े हमेशा से रहे हैं मजबूत। हाँ, ये मेरे वालिद की चंद बातें जो है ना, वो मेरे ना खून में शामिल हो गई हैं बहुत बुरी तरह। मेरे वालिद कहा करते थे, अल्लाह उन्हें गनी की रहमत करे, कि बेटा याद रखना, ज़िंदगी में अगर तुमने बहुत जल्दी किसी कम से कम मुलाकातों में किसी बंदे के बारे में
किसी नतीजे पे पहुंचना हो तो सिर्फ ये देख लो कि इसके ताल्लुकात की, इसकी दोस्तियों की एज कितनी है। ऐसा पल्ले से बंधा वो काम कि आज तक मेरे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के डेज के दोस्त जो है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह जो रुखसत हो गए, उनकी निशानियां मेरे इर्द गिर्द पड़ी हैं। गिनाने लगूं तो आप हैरत ज़्यादा रह जाएं। हमारा जो बेलीपुर वाला घर है वो काफ़ी बड़ा है, 12-13 बेडरूम का। वहाँ 3 कमरे, जब आपकी भाभी जब सवेरे उठ के वहाँ बात करती थी तो मैं लेटा लेटा मज़े लेता था ये जुमले सुन के। कोई लड़कियों को पूछना, हफीज़ भाई का, हफीज़ खान जिसका मैंने अभी जिक्र, हफीज़ भाई के कमरे की डस्टिंग हो गई है। सुल्लू भाई के कमरे की, सुल्लू दुरानी की ट्वीट्स कभी देखें, बड़ी ज़बरदस्त होती है। सुल्लू भाई के कमरे की, वो कनाडा बैठे हैं। मेरा एक दोस्त अभी रिसेंटली डेथ हुई, सरदार राजब अली पिताफी, यही पिताफी भाई के कमरे, वो कमरे खुलते ही उनके आने पे थे। इस तरह की दोस्ती है ज़िंदगी में। जो बंदा दोस्ती नहीं निभा सकता वो बंदा नहीं है। दोस्ती और दुश्मनी में कोताही हो जाए तो हो जाए, दोस्ती में तो सवाल ही नहीं पता, तो गुनाह अजीम है। बेलीपुर का कॉन्सेप्ट क्या था? बेलीपुर का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में ना, इमरान आपको बताऊं मैं, सबर्बन लिविंग बहुत खूबसूरत होती है। शहरों की ज़िंदगी ये बहुत, जिसे हम रौनक कहते हैं, मुझे बेजार करती है। ठीक है, ये भरे हुए बाजार और मार्केटें, जो खब्बे से खब्बा चल रहा है तो बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ, ये रौनक है। और बदतमीज़ हैं तो कोई तमीज़ नहीं है, अक्ल नहीं है। वो तो बंदा कहता है यार किस खुले चिड़िया घर में आ गया हूँ मैं, इस तरह की बात। तो कॉन्सेप्ट ये था कि मेरे अंदर एक बेसिकली एक बिल्कुल एक दहकानी आदमी है, एक किसान, एक ज़मींदार या जो भी आप कह लो, वो मौजूद है। तो वहाँ मैं सब्जियाँ खुद ग्रो करता था। और ज़ाहिर है मैं यहाँ तो 2 एकड़ में घर नहीं बंदा बना था, तो फिर शहर से हट के चले जाऊँ। वो मुझे बाद में समझ आई वो महंगा बहुत पड़ता है, यानी वो लिविंग है बड़ी एक्सपेंसिव, वो तो महंगा नहीं पड़ता। ये मतलब वो डिफेंस का शायद 2 कनाल आ जाते हों, उधर 2 एकड़ आ जाते हैं। ये रहना जो है ना, वो कम्यूट करना, आना जाना, दीगर छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी ज़ाहिर है, मुलाजम जाएगा, गाड़ी जाएगी, पेट्रोल जाएगा, फलाना, बहुत लंबा खाता है। लेकिन एक तो ये था कि अभी दोस्त कोई नज़दीक 8, 10, 12 दोस्त, ज़्यादा रौला नहीं है। वो देख लें, इस वक्त भी मेरा 8-10 घर ही हैं। दूसरे के जी जानवर रखेंगे, परिंदे रखेंगे, अपनी सब्जियां खुद उगाएंगे, फलदार पौधे हमारे बड़ा खूबसूरत। कुछ ऐसे जामुन आता है अब भी अपने घर से, संतरा मार्केट में मिलता ही नहीं है। ठीक है जी, कुछ तरें आ गई जिसको उर्दू में ककड़ी कहते हैं, ये पता नहीं क्या। तो ये मैं सारा कुछ करता था बिकॉज मैं बेशुमार मैंने प्लांटेशन, और ये नहीं कि लगा के तो भूल गए, नहीं, उनकी फिर गोडियाँ भी मुलाजमों के साथ मिल के करनी। कोई इमली का पौधा, ये नहीं है हमीद अख्तर साहब, अल्लाह गरी की रहमत करें, ये जब भी आते थे दुआएं दिया करते थे मुझे, क्योंकि चाटी दी लस्सी और ये और वो, ये तो हो गया ना। ठीक है, अब यहाँ भैंस रखूँगा मैं खुद कहाँ रहूँगा, वहाँ हमने ये सारा। वो कहते थे दुआएं किस बात पे कहते थे हमीद अख्तर साहब के, मुझे मैं यहाँ टालियाँ और शीशम, बोर्ड, श्री, मैं ये देखने आता हूँ। वो तो लोगों ने दरख्त ही लगाने छोड़ दी, बड़ी बात को फलदार लगा लेगा। मैंने वहाँ कीकर, आप अंदाज़ा लगाएं, कीकर उगाया है को पौधा, मैंने बड़े मोहब्बत से वो कीकर भी, शरी भी। हमारा माशाल्लाह पीपल जो है मेरा ख्याल है 40 फुट का हो गया होगा, ज़्यादा हो गया हो शायद। तो बेसिकली ये थी कि सबर्बन लिविंग, बच्चे खुले एक नेचुरल से माहौल में, गाय भैंस, ये सारा बेसिकली कल्चर जो था, कभी था आज से 50-60 साल पहले। कुछ लोगों को आज भी नसीब होगा, वो मुझे नहीं पता। तो एक मिनिमम पोल्यूशन वाली फ़िज़ा में
आप कुदरत के करीब तर रहे हैं। अच्छा, आपने सियासतदानों का जिक्र किया, इमरान खान के बारे में आपके ख्यालात बदल गए हैं, क्यों? उसमें इमरान खान से ज़्यादा कसूर मेरा अपना है। उसकी वजह, मैंने एक चीज़ अस्यूम कर ली और इमरान ने भी तासुर ये दिया या मैंने तासुर ये दिया कि बड़ा कुछ तोप चल रही है, होमवर्क हो रहा है। देखो, आप मुझे एक प्रोजेक्ट ऑफर करते हो, जो मैंने कहा ना कि मैंने बीबी को कह दिया था कि जी दिस नॉट माई कप ऑफ टी, मैं दिल्ली का बंदा नहीं हूँ। आप मुझे कहो आगे शुगर मिल चलाओ, तो मैं क्या कहूँगा? वो यही कहूँगा ना कि यार मुझे नहीं आता, मुझे तो सिवाय माड़ा मोटा लिखने के मुझे तो और को काम आता ही नहीं। ये सच्ची बात है। और हम में से किसी को कुछ नहीं आता। मुझे कुछ लफ्ज़ों से चिढ़ है कि जी फलाना अल्लामा है। आलम हो क्या अल्लामा? हल्की सी पेट दर्द हो तो डॉक्टर, गाड़ी को कुछ हो जाए मैकेनिक, ये टोयोटा गार्डन भेजो जी, एसी खराब हो जाए मैकेनिक। क्या औकात है? जो मैंने कपड़ा पहना हुआ है ये बनाया किसी ने, सिया किसी ने, यानी मैं तो अपना तन ढांपने का। अल्लामा किधर से हो गया भाई तू? तेरी क्या औकात है अल्लामा? मोहताज हूं मैं अपने शेफ का या कुक का, खाने के लिए चपाती बनानी नहीं आती मुझे, तो अल्लामा किस बात का? हम कुछ भी नहीं जानते। मेरी कमर पे कोई तेल है तो कोई बताएगा, या पूरा गंजा हो जाऊंगा तो पता लगेगा कि जी वो मेरा बर्थ मार्क था मेरे सिर पे। क्या पता होता है किसी को कख नहीं पता। सो अल्लाह पाक ने बंदों के कोई ना कोई जो सिलसिले करने होते हैं। परिंदों को वो उड़ना सिखा देता है, मछली को वो तैरना सिखा देता है पैदा ही। तो हम जैसे लोगों को भी कुछ ना कुछ तो वो दे देता है कि भाई इसने ज़िंदा रहना है, इसको भेजा है, जितने भी सालों के लिए भेजा है, कुछ तो करेगा ना ये। तो जानना माना ही बात कहाँ से चली थी है? इमरान खान। हाँ, तो इमरान खान की तरफ मेरा जो था, मेरा मुतवज्जो होना। आप कॉलम पढ़ लें, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो रिकॉर्ड पे नहीं और ठोक के नहीं है। नहीं कि एक आध 2 दफ़ा 10 दफ़ा लिखा हो। मैं तो जो पीक पे था बेनज़ीर और नवाज शरीफ में लिखता था, एक खड्डा है खाई है, एक बीबी बाबू, एक छुरा है एक छुरी है। मैं लिखता था कि जेंडर का फर्क है, ये दोनों एक हैं, एक नहीं 20 नहीं, सैकड़ों कॉलम है। आई नेवर बॉदर्ड। एक तो उनके खिलाफ जो मेरे अंदर एक रिजेंटमेंट थी जब इमरान आया, और ये भी सुन लें, बेनज़ीर हो या इमरान खान हो, मैं ज़िंदगी में पहली बार इमरान खान ने मोहम्मद अली दुरानी को कहा कि मैं इस बंदे को मिलना चाहता हूँ। किसी तकरीब में उसने को मेरी तकरीर तो ग्रुप सुनी हो। मोहम्मद अली दुरानी नहीं अपने आसमान वाले, उन्होंने फंड रेजिंग में बहुत हेल्प किया है एक ज़माने में, तो इनके बड़े ताल्लुकात हैं। मैं तो जानता नहीं था स्पोर्ट्स से, मैंने आपको बताया मुझे बचपन में, मुझे तो पता नहीं। मुझे तो अब भी आप पूछो कि क्रिकेट के कितने होते हैं टीम में प्लेयर्स, मुझे नहीं पता। मैं 11 कह दूंगा, पता नहीं ठीक है, मैं 13 कह दूंगा, पता नहीं शायद वो ठीक है, मुझे नहीं पता, मुझे कत्तन कोई दिलचस्पी नहीं। तो वो जिसे कहते हैं ना हुब्बे अली नहीं, बुग़्ज़े मुआविया, कि यार ये अगर आ रहा है, ये आया है तो ये इनको तो नुकेल डालेगा ना। सो इसके साथ कोई इतना नहीं मेरा कोई लेना देना। तो जितना उनके बारे में मेरे अंदर एक रिजेंटमेंट थी कि ये बर्बादी के सफीर हैं ये दोनों, बीबी अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, अब तो वो नहीं रही। मैं वही फिर दोबारा रिपीट करना कि 10, 20, 50, 100, 200, 500 कॉलम नहीं, सैकड़ों कॉलम जब ये दोनों अपनी पीक पे थे, ठीक है। तो बल्कि एक दफ़ा इरशाद हक़ानी मरहूम ने कॉलम लिखा कि इनके दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए, फलाना, ये चीफ मिनिस्टर, वो प्राइम मिनिस्टर भी है। तो मैंने कहा मरवाना है। मैंने कॉलम लिखा, मैंने कहा हक़ानी साहब मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, आपने लोगों को मरवाना है, ये रीछ कुत्ते की लड़ाई जारी रहे तो हिरनों का भला होगा, ये मेरा थीसिस था, ठीक। सो एक तो ये वजह थी। तो मोहम्मद अली दुरानी ने कहा कि इमरान खान मिलना चाहता है। मैंने कहा कौन, वो क्रिकेट वाला? कहता हाँ, तो मैं को मिल लेते हैं। मोहम्मद अली दुरानी के घर खाने पे पहली मेरी इमरान से मुलाकात हुई, ज़िंदगी में आखिरी मुलाकात जो हुई, अब वो भी उसी के कहने पे। मुझे नहीं कुछ दिलचस्पी, नेवर। इसको अगर को कहे कि एरोगेंस है या वो अना, तो वो फिर उसकी मर्जी है, उसकी मौज है, अदरवाइज नहीं भाई, मैं चल के जाने वाला काम नहीं है। तो
चल के जाने वाले एक दो मकाम हैं ज़िंदगी में, बस वो कहीं और होते हैं, वो इस मुल्क में है ही नहीं। जहाँ बंदा चल के जाता है, नंगे पाँव जाता है, वो बस वो अपनी जगह, बाकी बंदे की क्या औकात। मेरे से गलतफहमी ये हुई कि आई अस्यूम्ड, या मुझे तासुर मिला कि भाई टेक्नोक्रेट्स की टीमें बैठी हैं, कोई ट्रेड एंड कॉमर्स पे काम कर रहा होगा, कोई पावर पे काम कर रहा होगा, पावर जनरेशन में काम कर रहा होगा, तो कोई डैम्स पे काम कर रहा होगा, व्हाटएवर, ठीक, कोई इकोनॉमी पे, तो कोई एग्रीकल्चर पे। वो जब आए तो पता लगा मैं सबसे पहले इस मुल्क में फटा भी मैं ही था। क्यों, कौन हो तुम? क्या? अब अगेन रियासत मदीना में कह चुका हूँ, रियासत मदीना क्या, हमारे आका ने, मैंने रिसेंटली अभी प्रोग्राम में किया है, उसके 15-16 मशाहिर मगरब के हुजूर के बारे में, उनके क्या ख्यालात हैं। वो भाई हज़ारों में उन्होंने हज़ारों हीरे, नर्सरी हीरोज़ की पैदा कर दी, चंद हज़ार की। आपको पता है मक्का की आबादी ने कभी लाख का सोचा भी नहीं था, यही हाल मदीना का, हज़ारों में वो हज़ारों बंदे पैदा कर दिए, जिनके नाम लेने लगे तो ऐसे पता नहीं कितने प्रोग्राम उथल पुथल हो जाए, ठीक है। वो इंसान साजी है लीडरशिप का कमाल। इस सोना काट लिया, तेल काट लिया, ये भी कोई काम है? हुजूर के लिए क्या मुश्किल था? चलें जी, तेल तो उस जमाने में उसकी तो वर्थ वैल्यू का नहीं था कोई। वो भाई सोना, चांदी, पीतल, तांबा, ये धातें तो कीमती थी उस जमाने में भी। वो ओहद के पहाड़ से निकाल लेते, ओहद से निकाल लेते हैं। कोई ये जो अपना जहाँ गारे हेरा, भाई उन्होंने तो ऐसा कोई, उन्होंने बंदे बनाए, छुआ और बंदे को पता नहीं क्या बना दिया। एक एमी हज़रत बिलाल का, मैं किताब है मेरे सलीम गिलानी साहब की, मैं आजकल पढ़ रहा हूँ, बल्कि आज का मेरा कॉलम उस पर कल छपे। ओ तौबा भाई, क़यामत है, मेरी अपनी ना, तेरे होते जन्म लिया होता, कोई मुझसा ना दूसरा होता। तो मैं अगर वाकई मेरे जैसा दूसरा कोई ना होता तो मैं आज क्यों नहीं हूं ऐसा। वो उनके पास से गुजर जाता, रास्ता होता तेरे गुजरने का और तेरा रास्ता देखता होता। बुत्थी होता मैं खाना काबा में और तेरे हाथ से फना होता। और मैं तो बेजान चीज भी होता ना तो कमाल होता उस जमाने, ठीक। तो ये रियासत मदीना, पता ही नहीं है कि रियासत मदीना कहते किसको है। रियासत मदीना क्या है? हम्मुराबी वगैरह भी थे, वो बड़े लॉ मेकर से ये थे, वो नहीं, दुनिया का बड़े से बड़ा इमरान लीडर, जो बड़े से बड़ा, वो दो बड़े बंदे नहीं पैदा कर सका। ले नाम, जॉर्ज वॉशिंगटन, इब्राहिम लिंकन, नेपोलियन बोनापार्ट, हannibal, और लेते जाए नाम, बड़े बड़े कॉन्करर्स हैं, हिटलर है, क्या छोड़ गया पीछे। कोई एक दो बंदे नहीं दे सके बनी नौ इंसान को। ये माइकल हार्ट की किताब है द 100, 100 बड़े लोग, ये वो, उसमें हुजूर को उसने नंबर 1 रखा और चंदे को छोड़ के तो हजरत उमर बिन खत्ताब। वही दुनिया का एक नॉन मुस्लिम 100 अजीम बंदों की बात करता है, 2 मुसलमान, एक आका खुद और एक वो बंदा जो तलवार लेके निकला हुआ था कि जी मैंने, ऐसा ही है। किधर है बिलाल, हजरत उस्मान, अबू बकर, अबू जर गफारी नहीं मान, बंदा बत्ती मारी जाती है पढ़ के, ठीक। तो ये रियासत मदीना बात, ये ठीक है, चलता है। उनका तो साया भी पड़ गया तो वो उमर बिन अब्दुल अजीज बना, हुजूर के विसाल के कितनी देर बाद की बात है। ये बस सिर्फ साया ऊपर से गुजर गया, क्या बंदा था और क्या बन गया भाई। सो लीडरशिप बुनियादी तौर पे इंसान साजी का नाम है। ये जो इस मुल्क में आज जो बर्बादी तबाही हम देख रहे हैं, नई नहीं है, उसकी वजह है अव्वल तो ये थे ही घटिया, ये विजनरी नहीं थे, गहराई नहीं थी, गिराई नहीं थी, दानिश नहीं थी, विजन नहीं था, विजडम नहीं थी। और अगर कोई आया भी उसने कहा जी डैम बनाओ, सड़कें बनाओ, पुल बनाओ, अंडरपासेस बनाओ, ओवरहेड्स बनाओ, बंदे बनाने की तरफ तबाही है। मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं आपके प्रोग्राम में, ये लिख के रख लें, दिस कंट्री हैज नो फ्यूचर अगर 2 चीजों पे, अगर इंसान साजी, और वो है क्या? एक तो पॉपुलेशन मैनेजमेंट, इस्लाम में इत्तदाल का हुक्म है, इबादत में भी। ये जो हमारे पेशावर मुल्ला शुरू हो जाता है ना कि जी वो
उम्मत की तादाद का नहीं, इस्तेदाद का जमाना है। ओ भाई होश करो, दूसरी बड़ी पॉपुलेशन है और रंधा है दरगाह हो आप, तो वजह क्या है? बंदे, पॉपुलेशन मैनेजमेंट आपकी और प्राइमरी एजुकेशन। मैं कितना आला तरखान हूं, आप मुझे लकड़ी गंदी दे रहे हो तो मैं क्या कर लूंगा? मैं बहुत अच्छा लोहार हूं, आप मुझे लोहे घटिया दे रहे हो, तो क्या बनाऊंगा उसका? आपका जो नीचे से आ रहा है ना मटीरियल, वो इमरान अल्लाह माफ़ करे, वो बहुत तकलीफ दे है। मेरे पास बच्चे बच्चियाँ आते हैं, ख़ास तौर पे मैथ्स कम्युनिकेशन का तो कोई इदारा ऐसा है नहीं जहाँ मैथ्स कम्युनिकेशन पढ़ाया जाता हो और वहाँ के बच्चे, और रेगुलर यार हफ्ते कोई ना कोई ग्रुप पहुँचा होता है। मैं लर्ज जाता हूँ कि इनको तो बेसिक्स का नहीं पता। वो क्लैरिकल सा, वो जो मोटा मोटा सा काम, मैं उनको मसलन बच्चों को कहता हूँ कि यार आप लोग लिटरेचर पढ़ो, तो वो मुझे करेक्ट करते हैं कि जी हम मैथ्स कॉम के स्टूडेंट। ये देखो इनके कोई स्पेलिंग और इनका तलफ़ुज़ देखो आप। कत्ल कौन सा लफ्ज़ है? अजीबो गरीब, ना उनको प्रोनाउंसिएशन का पता है, ना उनको कंस्ट्रक्शन ढूंढी, अजीबो गरीब से ऐसे ऐसे हिज्जे में देखता हूँ, टक्कर चल रहा है, तो मैं कहता हूँ परवरदिगार ये भी बैठे। सो आपका जो मटीरियल है, बच्चा बन जाता है प्राइमरी तक, उसकी जो है ना बुनियाद, ये इस घर की अगर बुनियादें ही नहीं है तगड़ी, तो अल्लाह माफ़ करे फिर पंजाब सोच लो, तो इधर उधर नहीं है तो बच्चों इकोनॉमी ठीक कर लेंगे। इकोनॉमी फॉलोज हुजूर की आमद के बाद या उस वक्त या उससे पहले अरबों की कोई इकोनॉमी थी? एक गजवा है, उसका नाम ही गजवा चीथड़ा है, मतलब चीथड़ा मैं उर्दू तर्जुमा करके बता रहा हूँ। पाँव में जूते नहीं थे, संगलाख ट्रेन बड़ी खौफनाक थी, संग्रेज एरिए बसा, तो लीरा पैरा न लपेट के गए और इकोनॉमी तो फॉलो की ना। फिर तो क्या नहीं हुआ? अच्छा, ये तो मैं दुनिया के सबसे मुकम्मल खूबसूरत तरीन आला तरीन बंदे की मिसाल दे रहा हूँ, उनको तो आप अलग कर दो, वो तो दुनिया ही और है। चंगेज़ खान, क्या इकोनॉमी थी मुझे बताएं आप मंगोलों की? इकोनॉमी नहीं, बंदे जब बना लोगे ना वो फिर सब कुछ ही बना लेंगे। तो ये लीडरशिप तो इसलिए इमरान बस ठीक है, बाकियों से मैं अब भी उसको बेहतर समझता हूँ। अच्छा हसन साहब, आपकी माशाल्लाह जो है ना शौकीन भी हैं ज़िंदगी में, घड़ियों का बड़ा शौक़ है आपको, तो क्या किस चीज़ का शौक़ है? पहली बात ये है कि इसकी एक सुन लें, मैं हालांकि एक तो दफ़ा मैंने जवाब भी दिया। मेरे इन लॉज हैं अमेरिका में फॉर द लास्ट 26-7 ईयर्स। अच्छा, एक तो मेरी अहलिया की जो बहनें और भाई हैं सारे, वो बड़े लेविश शहजादी हैं टाइप, ठीक है। मेरी अपनी 3 बहनें बाहर हैं। अच्छा, मेरे दोस्त भी, मैंने हफीज़ खान का, सलूद रानी वगैरह का जिक्र किया है ना, मुझे तो नहीं पता था आपने क्या। अब हाथ जोड़े मैंने, और ये मैंने एक दफ़ा ना किसी प्रोग्राम में, इसी तरह के प्रोग्राम में मैंने कहा यार मेरे वो वाकई बहुत घड़ी हैं और बहुत बहुत कीमती घड़ी हैं, अब मैं उनको बेच दूँ, वो तोहफे हैं। ख़ुद तो एक मेरे पास है, वो इसकी ओमेगा, वो गोल्ड की, वो मेरे वालिद की है, वो जाती, एक दो मेरे पास अपनी जाती हैं, अपनी खरीदी हुई। बाकी आप यकीन करो कि सारी की सारी घड़ियाँ चंद दोस्त और मोस्टली ये आए रहते हैं, चूँकि माशाल्लाह है भी फौज ही पूरी, मुझे तो नंबर भी नहीं पता। जो मेरी अहलिया के जो बहन भाई हैं, मुझे तादाद का अंदाज़ा नहीं हो, थोक दे हिसाब नारी है, ठीक। वो घड़ियाँ, और मैं तंग आके मैंने कहा यार, मैं बेचना शुरू कर दूँ, और फिर मैं अगर आप चाहें तो मैं दिखा देता हूँ आपको। वो डब्बे तक लेके आए साथ। मैंने कहा मैं क्या करूँ इनका, टोकरी में, वो फिर बाकायदा वो बड़े खूबसूरत होते हैं डब्बे घड़ियाँ रखने के लिए, उनका तो ये बैकग्राउंड है। एक ज़माने में मैंने शॉपिंग की फ्रस्ट्रेशन में, मैं सऊदी अरेबिया था, मुझे समझ नहीं आता था व्हाट टू डू विद माई सेल्फ। तो मैं शाम को ना निकलता था तो 2-3 कमीज़ें। एक ज़माने में मैंने जूते, मेरा मगर 60-70 ये अफ़गानी या बलोची कह लें, इकट्ठी हो गई, चूँकि मेरे पे केस किया
मीर शकील साहब और जावेद साहब अल्लाह गरी की रहमत करे, वो कराची से जाते थे, मैं लाहौर से कराची ट्रांजिट में 2-3 घंटे, वहाँ से कोयटा, अगले दिन पेशी, रात की फ़्लाइट से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से लाहौर, यानी एक रात बाहर गुजारनी है, बाहर नहीं, ठीक। तो फ्रस्ट्रेट हो गए, शाम को समझ नहीं आती थी, और पेशी तो अच्छा पहुँचे ना शाम को, आफ्टरनून, शाम नहीं, क्या करूँ मैं, ना को वक़्फ़, ना को लेना ना को देना। बल्कि मुझे उस ज़माने में बहुत हेल्प किया सोशली, ये मुमताज़ शाह नहीं, मशरिक़ अखबार के, ये इनका बेटा कामरान, उसने आ जाना मुझे बहलाने के लिए, ये तो मैंने अपने लिए और दोस्तों के लिए चप्पलें ख़रीदनी शुरू कर दी, और बलोची चप्पल अजीब अजीब तरह की, वो पता नहीं 50-60 हो गई, वो 2 साल में जाता रहा मेरे शॉपिंग के पीछे। हाँ, सऊदी अरेबिया मैंने स्कार्फ ख़रीदने शुरू कर दिए, मेरा पता नहीं नेक टाइज, ये कमीज़ें, वो पता नहीं मेरे पास बेशुमार ही कमीज़ें इकट्ठी हो गई, स्कार्फ इकट्ठे हो गए मेरे पास। अब भी कभी देखा मुझे आपने टाई लगाए हुए, मेरे पास वो 1,500-2 हज़ार पड़ी होगी, नहीं मेरी किसी शॉपिंग के पीछे। अब भी, अभी आपकी भाभी से मुलाकात हुई है, पूछ लेना मुझे कितने साल हो गए, मैं क्या कह रहा हूँ, कितने साल कोई चीज़ खरीदे हुए, ये सारी ना तोहमतें मैं इसी तरह हैं। और मैंने एक प्रोग्राम में ना ये बात की थी, मैंने कहा यार 2 चीज़ें हो सकती, या मैं इनको फेंक दूँ या मैं इनको बेच दूँ, तो तोहफे तो ना फेंके जाते हैं ना बेचे जाते हैं। वो मश्क पड़ी है, वो मेरा एक दोस्त, वो पड़ी 100 साल से ज़्यादा पुरानी, पानी की मश्क नहीं, मशकीज़ा है, वो पड़ा है। तो इस तरह की चीज़ों का है, वो कभी किसी को नज़र नहीं आई। अब ये 100-150 साल पुराना मशकीज़ा है, वो सरदार रजब अली पिताफी मेरा दोस्त था, अभी डेथ हुई है, साल भी नहीं हुआ अभी। तो मैंने कहा यार आजकल तो मश्की नहीं नज़र आते, तो मश्की नज़र, तो यहाँ एक रोमांस। तो वो गया, वो था लुंडी पिताफी और मुजफ्फरगढ़ वगैरह। तो 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद उसका मुंशी आ गया, ये वाले लेके, तो तुझे पसंद था। मैंने वो छज्जों की बात की, वो छाछ तो बोले छने, वो उसने बनवा के भेज दिए, ये पुरानी मश्क, इस तरह की चीज़ें मेरे एंटीक्स हैं, वो नहीं किसी को नज़र आएंगी। वो गन पड़ी है, वो पता नहीं चार्ल्स नेपियर के ज़माने में तलवारें लगी हुई हैं, पता नहीं चार्ल्स नेपियर के सेंट, इस तरह की चीज़ें ज़ाहिर है क्योंकि वो पहनी तो नहीं जा सकती ना, तो घर में इन चीज़ों का मुझे अब वो भी ख़त्म हो गया है, एक ज़माने में था। सो ये घड़ियाँ या बाकी तो गाड़ियाँ वाड़ियाँ, बेटे को बड़ा लैंड क्रूज़र नहीं फलाना, अपना नहीं। अच्छा मैंने जाना नहीं, कहीं नहीं होता, तो मैंने गाड़ी रख के क्या करनी। अब भी फॉर द लास्ट सो मैनी ईयर्स मैं या अपना मेरे मुताबिक के लिए, उससे पहले चौराहे के लिए मैं जाता था बारिश स्टूडियो में, तो अल्लाह न खैर सलाह। सो ये नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी किसी चीज़ का शौक़ नहीं। किताबें हैं, वो मैं लंडे बाज़ार चला जाता हूँ किताबें ख़रीदने। संडे शॉप में ना पाक टी हाउस, वो संडे को रिकॉर्डिंग करा के ना अपना मेरे मुताबिक ही, नॉर्मली हमेशा नहीं, मतलब हफ्ते में समझो 2 इतवारें, तो उसके सामने ना वो सेकंड हैंड किताबों का ना बाज़ार है, आपको पता हो, वहाँ से जाए वो किताबें की तो मैं खरीदूँ। अब जितनी किताबें यहाँ पड़ी हैं, ऐसे दुगने हमारा बेलीपुर वाले घर में पड़ी हैं, ये है, बाकी नहीं। अच्छा, ज़िंदगी में रोमांस के बारे में क्या ख्याल है? ज़िंदगी रोमांस के बगैर, आई डोंट नो, कोई एनिमल ही हो सकता है या कोई रोबोट हो सकता है, इसके बगैर हो नहीं। और रोमांस की 1 करोड़ 1 किस्में। बेलीपुर वाले घर में हमने घोड़े भी, ये कूंजें, मोर, कबूतर, बतखें, वो जो नहीं स्वान्स टाइप होते हैं, वो पता नहीं क्या लोग, पूरा चिड़िया घर था। अब तो जो हम रह नहीं रहे वहाँ, तो वो ऐसा मुलाजम नहीं देखभाल कर सकते। अब बल्कि हम वापसी का सोच रहे हैं कि हफ्ते में 2 दिन ना बेलीपुर वाले घर में गुजारा करें, तो दोबारा। तो रोमांस इंसानों के साथ भी, आप यकीन करें, मैं आज भी अकेला बैठा मैं रोता रहता हूँ। रात को मुझे नूरजहान का कोई गीत नज़र आए तो मैं बोली यार किधर गई है। अभी चंद दिन पहले मेरी दोस्त के साथ बहस हुई कि वो शी वॉज नॉट इवन, मेरा ख्याल 40, मधुबाला, इनको देखा नहीं। उधर आप मग्स देखें, मैं
अमेरिका गया तो मैंने मुझे मग्स नज़र आया जिसमें मार्लन मैनरो की तस्वीरें थी, मेरी मस्त लग दी। एक रोमांस, चाइल्डहुड रोमांस। कर्क डगलस मरा, मैंने कॉलम लिखा उस पर। तो कर्क डगलस 103 साल की उम्र में, ना मेरा कोई एज ग्रुप ना बचपन में, ये जो मैं आपको मूवीज़ बता रहा हूँ, इस तरह की मूवी बचपन में एक एसोसिएशन थी। अब बेसमेंट में बैठे हैं हम। कितने के बेसमेंट्स हैं यहाँ जिनमें आपको इतनी ग्रीनरी नज़र आती है, फवारे लगे हुए, कबूतर रखे हुए। इधर ये डब्स हैं, ये कुगियाँ ने सारी हैं, इनको ये भी ये किस्में है ना रोमांस की, इंसानों से। बिल्कुल मेरा मुनीर नियाजी साहब मसलन, क्या व्हाट अ रिलेशनशिप, मतलब मुन्नू भाई के साथ क्या रिलेशनशिप, दोस्तों के साथ वो रोमांस बहुत बड़ी टर्म है ना। हमने इसको सिर्फ औरत मर्द तक कन्फाइन महदूद कर दिया, विच इज़ नॉट फेयर। वो एक वैसे फितरी बात है, जब आप टीन एज में जाते हो तो आपको तो मतलब आपकी टीचर भी हो तो वो भी अच्छी लगने लगती है, तो आप तो अपनी खाला की सहेली के साथ भी शादी के मंसूबे बनाते हो। मैंने खुद बनाए हुए हैं, ठीक है, हम पता भी नहीं होता कि क्या हो रहा है। सो रोमांस के बगैर तो हो नहीं सकता। मर्द औरत वाला इश्क पहली बार कब हुआ? जिब्रान का एक कॉल है, खलील जिब्रान का, कि औरत अपने करीब तरीन दरख्त के साथ, औरत एक ऐसी बेल की मानंद है जो अपने करीब तरीन दरख्त के साथ लिपट के परवान चढ़ती है। तो वो कज़न कुदनी थी, पता पुता कोई नहीं था। मैंने आपको बताया ना कि मैं, मेरी खाला वो यहाँ लाहौर कॉलेज में थी, ये वो पता नहीं यहाँ एम ए उर्दू कर रही थी। तो क्या मैं आई वाज फ्यू इयर्स ओल्ड, तो वो क्रश हो गया। इन्फेचुएशन बेसिकली कहते हैं। एक बच्चा 6ठी 7वीं में पढ़ रहा है, वो अपनी टीचर के इश्क में मुब्तला, वो उसको इश्क कहना भी नहीं चाहिए, तो वो तो याद भी नहीं इस तरह के। तो हमारा हफ्ते ही नया रोमांस शुरू हो जाता। इंसान को जांचने का मेयार क्या है आपका? ये बड़ी अजीब बात की है आपने। इंसान को, अगर इंसान हो तो जांचने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह पाक इंसान को पैदा नहीं करता, वो आदमी को पैदा करता है। आदमी को इंसान बनाना ही तो काम है। वो कौन करता है? वो माँ बाप करते हैं, वो माशरा करता है, तालीमी इदारे करते हैं, आपके हुक्मरान। इंसान को तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो शेर है एक बड़ा मशहूर, बस का मुश्किल है हर एक काम का आसान होना, आदमी को भी मैसर नहीं। तो ये इंसान को क्या जज करना है? मतलब फरिश्ते को आपने क्या जज करना है? तो इंसान तो फरिश्ते से भी चाह रहा था आगे, आदमी के बारे में पूछे। यहां इंसान ही तो बन नहीं रहे, इंसान नहीं है यहाँ। हम अपने समेत कौन लोग हैं, ये किस तरह के लोग हैं, किन हालात में ये क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन वो नहीं है, बस ठीक है। हुक्मरानों को शऊर कोई नहीं, उनको नहीं पता इंसान साजी होती क्या है। चैलेंज ही ये है। ये चंद दिन पहले टीवी पे मैंने एक नीम जाहिल सी खातून थी, उसका एक जुमला सुना है, मैं कांप के रह गया कि बच्चा जब पैदा होता है वो तो वहशी होता है। उस वहशी को पहले आदमी और फिर इंसान बनाना। और अगर आप चले जाएं जो ट्राइब्स हैं सिविलाइजेशन से बिल्कुल कटी हुई, वहाँ पे बंदे जाके देख लो, कच्चा गोश्त खा रहे हैं, नंगे दरंग फिर रहे हैं। हाँ, तो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज भी नहीं है, कुछ वो है ही नहीं। वो किताब है उसकी, एलेक्स हेलेक की रूट्स, पढ़ के देख लें। जो ये पकड़ के लाते थे जंगलों से गुलामों की तरह, उनकी आपस में शादियां भी करा देते थे, फिर उनके बच्चे आगे बेच देते थे। वो क्रूअल्टी की इंतहा है, लेकिन वो इंसान तो थे नहीं, इंसान नहीं होते थे। इंसान होना तो सबसे बड़ा चैलेंज ही, बेसिकली चैलेंज ये है ना कि हाउ गुड अ ह्यूमन बीइंग। मैं तो कहता हूँ कि ये कहते, और एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा कहा है कि भाई आप बात करते हो ह्यूमन राइट्स की, वो पहले साबित कर तू ह्यूमन है। इंसानी हुकूक, मैं हुकूक तो मांग रहा हूँ, मैं इंसान भी हूं या नहीं, इस पे जरा बात करके देख लो ना। भुट्टो को ग्लैमराइज करते हैं, किस बात पे ग्लैमराइज करते हैं जी? उसने लोगों को जुबान दी, वो ज़ेन दे, इतनी लंबी जुबान दे दी, ऊपर आई कुछ नहीं। हुकूक का शऊर दिया। हुकूक का शऊर क्या होता है? हुकूक और फराइज,
ये पैरेलल हैं, ये दरिया के दो किनारे हैं। एक किनारा टूट जाएगा, दरिया सलाब में तब्दील हो गया ना, फिर समझो। तो ये तो यहाँ की तो लीडरशिप ही है इस मुल्क का, मतलब मकबूल तरीन लीडर आफ्टर बाबाए कौम मोहम्मद अली जिन्ना साहब के बाद अगर कोई मकबूल तरीन तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो है ना। तो उसके करियर में क्या जाता है, क्या बताते हैं उसको कि जी उसने हकूक़ का शऊर दिया। ओए ओ भाई हुजूर, मैं मुस्तफ़ा कमाल नहीं है हमारे कराची के, मैंने उनको कहा था कि देखो इंसान या सियासतदान जो भी अगर कोई ढंग का कोई टक्कर मारनी है ज़िंदगी में तो सीरत पढ़ो, और ज़हनी तौर पे ये सोच के कि मैं एक नॉन मुस्लिम हूँ और इंस्पिरेशन के लिए, सवाब के लिए नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ। तो वहाँ से उनके करीब तर होने की जैसा होना तो खैर सवाल ही नहीं पैदा होता। तो अल्लाह ने कह दिया कि भाई अब इससे आगे वाला काम कोई नहीं है। दीन कामिल के लिए जो हस्ती कामिल तरीन बना के वो तभी है हैंड्स अप किए ना जी। अल्लाह ने कभी कम इतने पैगंबर तुम्हें अता करने के बाद ये सुपर मॉडल जिसे कहना चाहिए भाई। इसके बाद शेर है, रुख मुस्तफ़ा है वो आईना कि वैसा दूसरा आईना, न निगाह आईना साज में न दुकानें आईना साज में। तभी उन्होंने कहा अब आइंदा कोई आईना नहीं आएगा तुम्हें तुम्हारी शक्लें दिखा के बता सके कि इनको बेहतर कैसे करना है। बाकी इंसान हो फिर क्या उसके बारे में कमेंट, आंखें बंद करके आदमी कमेंट कर लेता है, वही ठीक है। जिंदगी में किस बात पे सबसे ज़्यादा खुश हुए? खुशी अगेन वेरी मसलन आउट ऑफ फर्स्ट मैरिज आई हैड 3 sons। तो सेकेंड मैरिज आई फादर 2 sons एंड 1 daughter। तो बेटी उसका नाम है मोहम्मदा। तो उसके कानों में अजान भी कादी साहब में, वो प्राइवेट क्लिनिक था। तो मैंने कहा उनको, मैंने कहा ख़बरदार तुम्हारे होते हैं पेशावर से अजाने देने वाले गंदे, ख़बरदार। मैंने कहा कोई नहीं, मैं आज रात रट्टा लगाता हूँ अजान का, ज़ुबानी याद नहीं। तो मैंने कहा मैं कल अपनी बेटी के कानों में अजान खुद दूँगा। वो रात को या आफ्टरनून पता नहीं अमीरुल अज़ीम साहब का फ़ोन आ गया, काजी साहब को पता चला है कि वो आना चाह रहे हैं। मैंने कहा बिस्मिल्लाह। तो देन आई टोल्ड माई वाइफ, मैंने कहा यार मुझसे बेहतर आदमी ये पेशावर जो है ना, ये नहीं, उनसे मैं बेहतर हूँ, अब मुझसे बेहतर इत्तेफाक। तो काजी साहब ने मोहम्मदा के, तो उस ख़ानदान के साथ पूरे के साथ हमारी बड़ी अकीदत मोहब्बत, काजी साहब से मेरा बड़ा प्यार था। तो अमीरुल अज़ीम साहब थे, काजी हुसैन अहमद थे, आगे तो उन्होंने अजान दी। तो बेटी की पैदाइश पे उससे पहले मैं चिढ़ता था, उससे पहले ये नहीं कि कुछ 6 महीने, ये साल या 2 साल पहले, मतलब उससे काफ़ी पहले ना बेटी कोई इशू नहीं था। और जब मैंने सीरत में पढ़ा कि हुजूर का रवैया बीबी के साथ क्या था, वो उठ के खड़े हो जाते थे बेटी को देख के, तो ये टोटली मतलब वो फिर बिल्कुल जिसे कहते हैं ना यू टर्न। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि आई एम ब्लेस्ड विद अ डॉटर। फिर छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं बहुत ही अजीब किस्म की, जिनका कोई सर पैर बाजार नहीं होता। मतलब मुझे चंद महीने पहले मुझे ताहिर सर मीर का यहाँ उन्हीं का फ़ोन आया कि जी जावेद अख्तर साहब आए हुए हैं, वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। मैंने कहा जी कौन जावेद अख्तर? जी वो, वो इतना बड़ा घराना है, असरारुल हक मजाज, उनकी वालिदा सफ़िया बीबी, सफ़िया जान सार अख्तर, उनके वालिद, उनके तो तबाह सुसर, उनके कैफी आज़मी, फिर उनके मामू और लोगों को पता भी नहीं कौन कौन। मैंने कहा अच्छा यार तो बहुत, तो आए तो जाहिर है आई वॉज़ वेरी हैप्पी। ठीक है, वो एक मुझे अचानक वो आता है फ़ोन पे कि मैं आई एम एन इंडियन एक्टर, माय नेम इज़ पारेश रावल। मैंने वो लिखा भी था, मैंने कहा ये बड़े आदमी की खूबसूरती ये होती। उन्होंने ये अज्यूम किया हुआ था कि मुझे तो ये बंदा जानता ही नहीं होगा। तो ज़िंदगी में ऐसे बेशुमार, एक बार मैं इंटरव्यू करने गया, इनको धक्के खाता खाता पता नहीं किधर, मुझे तो जगह भी अब याद नहीं, शायद गुजरात ही था, पता नहीं क्या। रज़िया भट्ट नहीं थी बड़ी मशहूर नावलिस्ट धनक के ज़माने में, उन्होंने कहा किधर जो, मैंने कहा जी मैंने जाना फोटोग्राफर साथ दिया, मैं पता नहीं धक्के खाता, घर का भी नहीं पता। यानी पागलपन की इंतहा देखे ना, बंदा एक शहर में गुजराया जाएगा कि वही कहाँ है, इधर पूछ उधर पूछ, को आना लाइब्रेरी से पता कर मैं पहुँच गया।
खैर वो इंटरव्यू मैं तो भूल भी गया था। तो मुझे फ़ोन आया, काफ़ी साल हो गया इस बात को, काफ़ी साल हो गए। तो रज़िया भट्ट साहबा ने, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करें, उन्होंने किश्तवार आप बीती लिखनी शुरू की नवाए वक्त के वो संडे या फ्राइडे मैगजीन में। लोगों के फ़ोन आया कि जी आपका जिक्र किया। अच्छा, मैं हैरान ही रह गया। मैंने कहा मैं तो उनको जानता नहीं कि मेरा जिक्र एक कॉलमिस्ट के तौर पे किया होगा। वो खैर मेरे पास तो चूँकि संडे मैगजीन में पढ़ता नहीं, होते चीथड़े ही हैं, इनमें होता कुछ नहीं, वो ढेर पड़ा होता है। अलहदा मैं आए ना बेटा उस ढंग की चीज़ होती क्यों। मैंने निकाला तो देखा, पढ़ा, उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि मैंने पता नहीं अपने शौहर को या किसको बताया कि दिस बॉय इज़ गोइंग टू मेक इट। मतलब उन्होंने तो उर्दू में लिखा कि ये मुझे इस तरह घर का भी नहीं पता था, तो ये उस वक्त इतने यंग थे और ये था वो 22 साल 21 साल उम्र थी मेरी। तो वो एक बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज। फिर इकबाल बानो, उनकी बेटी है मेरी, वही छोटी बहनों की तरह ही है, पीटीआई की बड़ी सरगर्म है। इकबाल बानो नहीं जो सिंगर थी, उनका वाइफ ने कहा कि ये इकबाल बानो का मेरा उधर ध्यान ही नहीं गया, मैं सोच भी नहीं सकता। तो ये छोटी छोटी प्लेयर्स होती हैं। मतलब अहमद राई मरहूम, कितना बड़ा आदमी, हमारी तो क्या औकात। तो ये जो बारी अलीक साहब के बेटे थे, मसूद बारी, महमूद बारी, ये पुरानी नारगवी, तो ज़रूर आना, आपको मिलाना है। मैं उन दिनों था उन्हों भाई और अब्बास सदर के साथ वो सदाकत रोज़नामा। मैंने कहा यार मैं फंसा हुआ हूँ, नहीं ज़रूर आना है, ज़रूर आना। मैं कहा जी अच्छा। मैं चला गया तो लोग 8-10 बंदे ना कालीन पे बैठे, एक बंदा सोफे पे बैठा। मैंने कहा मैं अक्सरियत नीचे बैठी हुई, बैठ गया। तो मुझे वो बैठे हैं साहब, वो कहते हैं कि जी मेरी तो पता नहीं की कमर च मसला है, पता नहीं की, मैं थले बैठ नहीं सकता, लेकिन थोड़ी वजह तो तुसी थले बैठे हो। तो अच्छा, मैंने देखा मुझसे उम्र। मैंने कहा जी ये क्या बात है, मैं आके बैठ जाता हूँ, और वाई शुड, मतलब आपको क्यों। पता ना वो मिलना चाह रहे थे। तो ये बारी अलीक साहब के बेटे महमूद बारी, उन्होंने जो कुछ कहा मुझे कहते हुए शर्म आ रही अपने बारे में। इस तरह कतील शिफाई साहब, वो जानते थे मुझे कि भैया ऐसा निसार है, बस मुझे पता था कि ये कतील शिफाई साहब को कौन नहीं जानता। तो ये वक्त भी आया कि उनका बेटा है नवीद कतील, तो उसने मेरे एक दोस्त को, अभी उसका जिक्र हुआ है, अब्रार बड़ी कस्टमर कोलीग थे, उसने कहा यार वो मेरे वालिद बाप मिलना चाह रहे हैं। तो मैं हैरान रह गया कि यार जिनको हम एडमायर करते करते उस ज़िंदगी में इस तरह की ना ये छोटी छोटी खुशियाँ हैं, ये बाकी जो मटीरियल होती है ना खुशी, वो बहुत जल्दी मोनोटनस हो जाती है। आप अच्छे से अच्छा घर बना लो, अच्छी से अच्छी गाड़ी ले लो, उसकी थ्रिल है 2, 4, 10, 20 दिन, महीने की, 6 महीने की, 4 महीने की, बस। ये जो इस तरह के आते हैं ना ज़िंदगी में, मैं बैरून मुल्क जाता हूँ तो वहाँ लोग जितनी मोहब्बत से मिलते हैं, वो मतलब ये होते हैं मोमेंट्स ऑफ थ्रिल कह लें, जो भी कह लें, या अपने बच्चों को जब बंदा ठीक डायरेक्शन में परवान चढ़ते देखता है। और क्या है, उसकी वजह है कि ये पैकेज बड़ा सैड है। वो एक शेर है, पता नहीं किसका है, बल्कि आप चेक करके मुझे बताना। मैं 2-3 लोगों से पूछ चुका हूँ, कितना दिलजू हूँ मैं, कितनी दिलकश हो तुम, क्या सितम है कि हम दोनों मर जाएंगे। ये क्या पैकेज है, इसमें क्या इसके गम भी झूठे, इसकी खुशियाँ भी झूठी हैं। तो डस्ट टू डस्ट कहानी ख़त्म हो जाती है। तो किधर कौन, ये मैं बता रहा था आपको अभी, कब्र कहानी का एक सिलसिला मैंने एक ज़माने में अपने मैगज़ीन में शुरू किया। इतने इतने नामवर लोग, जाके गोरखनों से पूछ लें, वो कहते हैं यहाँ 2 साल कोई नहीं आता ही कोई नहीं, बेशुमार लोग। जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख किस बात पर पहुंचा? मैं आपको एक लगेगा अजीब सा, मतलब मौलवी सा लगता है इस तरह की बात करते हैं। बहुत ज्यादा खुश और बहुत ज्यादा गम, ये कमजरफों का काम, बहुत ज्यादा दुख
अब 2 साल चंद महीने 3-4 महीने पहले आई लॉस्ट माई मदर, देन आई लॉस्ट माई फादर। वो बहुत ही पुरानी बात है, वो अभी 60s में थे उनकी, तो अभी एज भी इतनी 64-65। तो इससे बढ़ के तो क्या दुख सुख होना है। और बड़े हैं जो बाहर जाते हैं वेस्टली, एक तो खैर मैं वैसे ही सोशलाइज तब नहीं करता, मैं बाहर जाता हूँ, मुझे बस मैं पता नहीं किस किस को गालियाँ दे रहा होता हूँ, खुद को भी कोस रहा होता हूँ यार किधर आ गया मैं। वो बासतन मरहूम शाहजी की लाइन है कि माँ तूने हमें किन ज़मानों में किन ज़मीनों पे जन्म दिया। सो बहुत ज़्यादा गम और बहुत ज़्यादा खुश होना, ये जिसको मौत याद हो ना, जिसको इस पैकेज का पता हो कि कितना एक ख़ास मानों में बहुत ही हकीर है। मैं कहाँ पैदा हुआ, माँ बाप मेरी चॉइस के नहीं, मज़हब मेरी चॉइस का नहीं, मुल्क मेरी चॉइस का नहीं, बहन भाई मेरी चॉइस के नहीं, तुम हो कौन। तो इसलिए वैसे कुड़ने को तो अल्लाह माफ़ करे पूरी ज़िंदगी मैंने आज जो छपा है मेरा ख्याल कर रहा हूँ, उसमें ऑस्कर वाइल्ड का एक जुमला है कि मैं जानता हूँ कि जो मैंने लिखा है इसको पढ़ते हुए आपको बहुत तकलीफ़ होगी, लेकिन आप ये नहीं जानते कि इसको लिखते हुए मुझे कितनी अज़ियत से गुजरना पड़ा है। तो आज ही का मेरा ख्याल कर छपा है, मेरा ख्याल है आज का ये कल का हो। तो कुछ लोगों के नसीबों में यही लिखा होता है। अब मैं जब इर्द गिर्द देखता हूँ, फिर मैं दावे जब सुनता हूँ हम जिंदा कौम है और फलाना है टमकाना है, क्या गधा करो, बेशुमार बच्चा तुम्हारा स्कूलों में नहीं जा रहा है, जो जा रहा है वो क्वालिटी एजुकेशन से महरूम है। आज के अखबार में आज का ये डीजी फूड की तरफ से आया है इंकशाफ के इस मुबारक तरीन महीने के मुबारक तरीन अशरा, ये आखिरी 10 दिन चल शुरू हो गए ना। जिंदा दलान का शहर लाहौर मिलावट शुदा दूध में सर फहरिस्त है। आदाद व शुमार के मुताबिक शहर से बाहर दूध में मिलावट की शरह 19, जबकि लाहौर में 20% तक रिकॉर्ड किया। कौन हो लोग, तुम कौन हो? रमज़ान जैसे महीने के आखिरी अशरे जैसे अशरे में तुम कर क्या रहे हो? और लोगों को अंदाज़ा ही नहीं। ये दहशतगर्दी का बड़ा चर्चा था, चूँकि बम फटता, चीथड़े उठते, खून, आज़ाब बिखर गए, ना बंदा मर गया, उस पर रोते थे। और तुम तो हज़ारों बच्चा डेली मार रहे हो। जब केमिकल, ये आगे लिखा है, ये मैं डीजी ये जो फूड की बात कर रहा हूँ, दूध में पाउडर और दीगर केमिकल्स की कभी किसी इस मुल्क के ना मुझे हुक्मरानों से नफरत चिढ़ इसीलिए है कि ये मरे हुए हैं, अंदर से मरे हुए हैं। इस हद तक जाके कोई इनमें से सोचे उसकी नींद उड़ जाए कि मिलावट भी पानी की हो तो यार ठीक है, आप केमिकल्स डाल के देखो, एक बच्चा इधर बड़ा हो रहा है, एक बच्ची इधर बड़ी हो रही है। अब मैं इनके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल करूं वो सेंसर आपको करने पड़ेंगे। वो बंदा पूछे बगैर तो कल जब इनकी शादियां होंगी तो वो जो औलाद है वो कैसी होगी? केमिकल वाला दूध पी के जो बच्ची बड़ी हुई है और जो बच्चा बड़ा हुआ है, टुमारो व्हेन दे एंटर इनटू अ वेडलॉक, ये जैसे थैलेसीमिया का नहीं कहते को टेस्ट कराओ, अगर लड़की लड़के जो एक भी आया था वो आने वाली नस्ल ही मारी गई, वो टेस्ट कराओ। तो ये बातें बताते खुद शर्म आती है, गुस्सा चढ़ता है। मैं जब इस तरह की बात करता हूँ तो बंदा ज़िंदगी में ना यहाँ बाजी जीतने के, अगर इंसान का बच्चा है, अगर नुत्फ़ा हलाल है, तो यहाँ इस मुल्क में एक आदमी भी कामयाब नहीं है। आप ज़ाती जंग जीत जाओ। यहाँ जीत की क्या है कि नहीं, आपको थोड़ी कोई इज्जत मिल गई, शोहरत मिल गई, आपके पास घर बार अच्छा है, ये है वो है, सारा को दोस्त अहबाब, ये यही है ना औकात, यहाँ की कामयाबी की डेफिनेशन। तो बाकी क्या है? डूब मरने का मकाम है, डूब मरो। तुम्हारा दचगी में कितना बचा, वो इमरान चीखता रहता है स्टेंट ग्रोथ तो फलाना टमकाना, और थार सारा मुल्क ही थार है।
राशन के लिए मांगे, क्या कहने को क्या, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। और मेरा तो कई दफ़ा दिल किया है ये, मैं बिल्कुल ऑफ द कफ मेरा दिल किया है मैं को रिट करूं जाके कि हुजूर इनको मना करो, ये भौंकते हैं, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ये चलो जमहूरियत तो जलील हो, बदनाम हो, इस्लाम को तो इनके शर से बचाओ। कोई तो उसका माड़ा मोटा इस मुल्क पे साया हो तो इस्लामी लगाओ साहब। कोई आए इस्लामी जमहूरिया का सुन के और इस्लाम देखे कदम कदम पे। एक गली में एक ही जिन्स की या चीज़ों की कीमतें नहीं मिलती। कुछ मोटरसाइकिल वाले को और कोट करेंगे, फलां गाड़ी को और करेंगे, फलां गाड़ी को और करेंगे। बाट अगर किसी के पूरे निकल आए तो मुझे संसार कर दो आप। क्या मुल्क है ये? पंजाब फूड अथॉरिटी जो रोज़ निकलती है, आपके जो सो कॉल्ड पॉश रेस्टोरेंट्स वगैरह, गंदगी के ढेर निकले। इतना मैंने उसका कसीदे लिखे उस बच्ची के, मुझे नाम भूल गया, आशा मुमताज़। कितने कॉलम, हमारा तो कॉलम निगार पता भी नहीं करना क्या है। उनके नज़दीक ये पैटी मसाइल है। मैं चीखता हूँ आबादी पे भी, मिलावट पे जितना मेरा ख्याल है। मैंने कॉलम लिखा, मेरे बहुत चंद साल पहले आए को नहीं दूध लॉन्च कर रहे, वो मैंने कहा मैं तो गुजर नहीं हूँ, मैं मुझे इश्तिहार में क्यों करना कि जी आप मिलावट के ख़िलाफ़ आपसे ज़्यादा कोई नहीं लगता। मैंने कहा यार वो बात अपनी जगह पे है, लेकिन मैंने ऐड शैड इश्तिहारों में मैंने कहा अच्छा नहीं लगता। तो कुड़ने को मरने को तो कदम कदम पे यहाँ बहुत कुछ है। क्या आपके तालीमी इदारे, क्या आपके ट्यूटर्स, क्या आपकी यूनिवर्सिटी। अब हाल देखो, कौम की इज्तमाई जहनीत का हाल देखो कि दुआ करो पता नहीं सिग्नल देख के सारे रुक जाएं, दुर फिटे मुंह हुए। इसके लिए भी तुम्हें दुआ की जरूरत है। उस स्कैंडिनेविया में कुत्ता रुक जाता है, रेड सिग्नल देख के कुत्ते रुक जाते हैं। अच्छा टीचर देख के सर झुक जाए, तो इधर पंजाब यूनिवर्सिटी देख लो, मेरी यूनिवर्सिटी, सर झुकाते नहीं हैं वो, तो गिरेबान पकड़ते हैं उस्तादों के, और बस चले तो फाड़ भी देते हैं। तो पूरे का पूरा जो बंदा देखता है कि वो फिर वो शाहजी की वो लाइन, माँ तूने हमें किन ज़मानों और किन ज़मीनों में पैदा किया, बाहर जाता है। इस लम्हे जो बच्चा पाकिस्तान में पैदा हो रहा है और जो बच्चा स्कैंडिनेविया में, मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो इमरान साहब जरा पाकिस्तान पैदा हुआ और 99% बाजी हार चुका है। पहले सांस के साथ वो जिंदगी की 99% बाजी हार चुका है। ये औकात है। कर्ज जो है, अरबी का एक मुहावरा है कि मकरूज जो है वो ज़िबा किया हुआ जानवर होता है। ठीक, आका का भी हुक्म है कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से। ठीक, इधर बच्चा पैदा ही नहीं हुआ अभी, वो भी प्रोसेस में है और माशाल्लाह उस पर कर्जे का इजाफा होता जा रहा है। तो क्या है बड़के ये मिली नगमे या तराने तरुने झूठे सच्चे, ये टोटल कारोबार है। रिलीजन को कोई सही तरीके से इंटरप्रेट ही नहीं करता, इबादत पे सारा जोर। मैं हैरान होता हूँ, हैरत अंगेज बात। मस्जिदें लबालब भरी हुई हैं, कोरोना अलहदा रख दें, मैं जुमे को सड़कों पे भी, इनको पता ही नहीं कि रस्तों के हुकूक क्या हैं। ये उन्हीं के नाम पे, उन्हीं के बुनियादी हिदायत और तालीमात की वायलेशन। हुर्मत रसूल पे जान भी कुर्बान है, बड़ा खूबसूरत नारा है। वो जान तेरी लेके क्या करना है उन्होंने? उनकी हिदायत पे भी कोई अमल है नहीं है। ये पिछले रमज़ान की बात है, मुझे आज तक नहीं भूली, बात करते करते फिर याद आ गई। गोल टोपी पहनी हुई, इतनी बड़ी दाढ़ी उसकी, लिंक रोड पे को बंदा, यूटिलिटी स्टोर्स के पता नहीं किधर से ना कुछ चोरी शुदा चीनी उसके गोदाम से निकली, अखबारों में तस्वीरें छपी। कैरेक्टर नहीं है। बाकी गेटअप बना लो, एक खुलिया बना लो और बैठ के वो बातें बुतें करते रहो। ऐसा ऐसा बंदा मैं देखता हूँ रिलीजन के बारे में बात कर रहा है, कुछ नहीं है। सोगवार होने के लिए, दुखी होने के लिए ये सारा कुछ बहुत काफ़ी है। यहाँ कोई आदमी कामयाब हो ही नहीं सकता अगर, मैंने कहा, अगर उसकी रगों में दौड़ने वाला जो दूध है वो किसी वाकई खालिस माँ का है और खून जो है किसी खालिस बाप का है, सुखी कैसे रह सकता है? वो है ही नहीं है। आप देखो, जिंदगी कोई आपके
अपने घर बार या रहन सहन या बूदोबाश का नाम तो नहीं है, तो ज़िंदगी तो मेरे इर्द गिर्द है। अगर मैं भीख मांगते हुए बच्चे देखूंगा, अगर मैं बुढ़े देखूंगा गाड़ियों के दरवाजे पीटते हुए, तो किधर गई है मैं खुशी खशी क्या यहाँ।